हेलो स्टूडेंट्स, न्यू लाइट प्रयास के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर से हम एक नया पेपर डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है एफएसटी टेस्ट नंबर 7। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा और उसी एग्जाम का डिस्कशन हम लोग आज करेंगे, जिसमें केमिस्ट्री पार्ट में 51 क्वेश्चन से लेकर 75 तक के क्वेश्चंस मैं करवाने वाली हूं। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन यानी कि 76 से 100 तक के क्वेश्चंस आपको सर करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से आ जाएं, फटाफट कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दें और हम अपने पेपर डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो तो पेपर डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं अपने मिशन नीट 2025 के साथ, जिसमें हमारे सर का मानना है, हम सबका मानना है, अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो चलिए इसी मिशन के साथ पेपर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर एफएसटी टेस्ट नंबर 7 में केमिस्ट्री में सबसे पहला क्वेश्चन यानी कि 51 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से देखिए फटाफट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़ें। ठीक है, निम्नलिखित कथन दे रखे हैं जिसमें बोला गया है उन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए। तो सबसे पहला कथन कह रहा है द्वितीयक अल्कोहल ऑक्सीकरण पर कीटोन देता है। ठीक, सेकंड कह रहा है एथेनॉल सांद्र H2SO4 180 डिग्री सेल्सियस के साथ अभिक्रिया करता है और एथिलीन उत्पन्न करता है। ठीक, इसके बाद थर्ड वाला कह रहा है मेथनॉल आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके आयोडोफॉर्म का पीला अवक्षेप देता है। डी कह रहा है अल्कोहल में सोडियम मिलाने पर H2 गैस मुक्त होती है। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पर बोला जा रहा है उपरोक्त कथनों में से सही कथन को चुने। ठीक है, तो इनमें से जो कथन दे रखे हैं कौन कौन से कथन सत्य हैं ये बताना है। सबसे पहले ये देखो, जो द्वितीयक अल्कोहल होते हैं जब उनका ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण कराया जाता है तो वो कीटोन देते हैं और प्राथमिक अल्कोहल क्या देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं। ठीक, तो ये कथन तो बिल्कुल सत्य है। सेकेंड वाली की अगर हम बात करें, एथेनॉल की जब सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो एथिलीन उत्पन्न होता है, ये भी हमारा सही है। ठीक है, अगर आप देखोगे जब एथेनॉल रिएक्ट करता है सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो यहाँ पर वो क्या देता है, एथिलीन देता है। ठीक, और साथ में जल बनता है। अच्छा, अब अगर हम थर्ड की बात करें तो यहाँ पर ये वाला गलत होता है। डी की अगर हम बात करें तो अल्कोहल जब सोडियम से अभिक्रिया करती है यानी जब अल्कोहल का सोडियम धातु से अभिक्रिया कराते हैं तो वहां पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो ये तीनों कथन हमारे सत्य होते हैं। सी वाला कथन यानी कि मेथनॉल आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब अभिक्रिया करता है तो आयोडोफॉर्म का पीला अवक्षेप देता है, ये कथन बिल्कुल गलत है। बोला क्या गया था यहाँ पर, सत्य कथन चुने, तो यानी कि ए, बी और डी यहाँ पर सत्य कथन होते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। 52 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 52 नंबर का क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है, पढ़िए। निम्न के चुंबकीय आघूर्ण का सही क्रम क्या होगा बताना है आपको। केवल चुंबकीय आघूर्ण के चक्रण का मान है, तो बताओ फटाफट क्या होगा। यहाँ पर देखो 3 दे रखे हैं आपको। सबसे पहले MnCl4 और यहाँ पर 2-। ठीक है, अब दूसरे की अगर हम बात करें FeCN6 और 4-। थर्ड दे रखा है COCl4 और यहाँ पर 2-। ठीक, अब देखो चुंबकीय आघूर्ण का सही क्रम अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के साथ बढ़ता जाता है। जितने अत्यधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पर वो चीज उतना ही राइज कर रही होगी। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें, फर्स्ट वाले की बात करें तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 5। ठीक है, अब सेकेंड की बात करो, यहाँ पर होती है 3 और इसमें होगा 0। ठीक, तो अब आप इसके हिसाब से इनका क्रम डिसाइड कर लो, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देख लो एक बार फटाफट, वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो देखो सबसे पहले ये आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद COCl आना चाहिए। देखो सबसे पहले इसमें तो ये 2 ही ऑप्शन है, इसमें ये आ रहा है तो ये गलत हो गया, फिर सेकंड में ये आ रहा है और ये, तो यानी कि यहाँ ये 5 है, ये 3 है और ये 0 है। ठीक, इनका सही क्रम यहाँ पर दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 1
2 गलत होगा, थर्ड सही होगा, फोर्थ भी गलत होगा, तो ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। ठीक है, यहां तक की चीजें सभी को समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नोट डाउन कर लो, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में बोला गया है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, चलिए, यानी कि 53 क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। जलीय क्यूप्रिक सल्फेट विलयन के विद्युत अपघटन से 0.63, ठीक है, 0.63 ग्राम कॉपर जमा करने के लिए आवश्यक विद्युत की मात्रा कूलाम्ब में है, ये बताना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यूप्रिक सल्फेट के विलयन का विद्युत अपघटन हो रहा है, यानी कि CuSO4 का जब विद्युत अपघटन करा रहे हैं, ठीक है, क्या करा रहे हैं, विद्युत अपघटन, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। तो यहां पर क्या होता है, Cu+2 में, ठीक, और सल्फेट -2 में, ये हो रहा है। ठीक, अब अगर हम एनोड और कैथोड की बात करें तो एनोड पर क्या हो रहा है, सल्फेट वाला, ठीक, और कॉपर वाला जो हो रहा है वो कैथोड पर हो रहा है। अच्छा, अब एक चीज यहां पर अगर आप देखोगे कॉपर के लिए, ठीक है, कॉपर +2 के लिए देखोगे, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और कॉपर बनाते हैं, यानी कि 1 मोल 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, यानी कि 2 फेराडे हम बोल सकते हैं, 2 चार्ज बोल सकते हैं। तो वहां पर हमें 1 मोल कॉपर यहां पर मिल रही है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अच्छा, अब बोला गया इतने कितने ग्राम, 0.635 ग्राम के लिए। तो आपको क्या करना है, जस्ट पुट कर देना है वैल्यूज को। कैसे पुट करोगे, देखो, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो अगर एक कॉपर के लिए बात करोगे तो कितनी हो जाएगी, 63.5 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो गया, यहाँ पर 31 पॉइंट समथिंग आएगा ना, यहाँ पर 31 पॉइंट क्या आएगा, देखो 31.7 समथिंग आएगा। ठीक, अब देखो एक के लिए इतना है, तो अगर हम उतने ग्राम के लिए निकाले, इतने फेराडे, तो कितना होगा, तो यहाँ पर 0.6354 इनटू फेराडे का मान क्या होता है, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। फेराडे का मान 96500 है ना, 96500 डिवाइड में 31.77। ठीक, अब इसे आप कैलकुलेट कर लो। जैसे ही कैलकुलेट करोगे आपको यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1930 कूलम। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। डन, नोट डाउन कर लो फटाफट। तो यहाँ ऑप्शंस में अगर मैच करोगे तो क्या होगा, ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस क्या होंगे, ऑप्शन नंबर 4 है ना, ऑप्शन नंबर 4 1930 है। 1930 की विद्युत ऊर्जा की मात्रा हमें पड़ेगी कूलाम्ब में। ठीक है, इतना क्लियर, यानी कि ये सारे ऑप्शंस गलत होते हैं। नेक्स्ट 54 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चला जाए। 54 नंबर का क्वेश्चन देखें। चलो, ये नोट डाउन हो गया सभी को, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है यहां पर 54। ठीक, अब ये बोल रहा है इस अभिक्रिया में प्राप्त अंतिम उत्पाद C होगा। ठीक है, एक अभिक्रिया दे रखी है आपको और वहां पर इस अभिक्रिया में अगर आप देखोगे एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया कराई जा रही है जिसमें कुछ उत्पाद A मिल रहा है। ठीक, फिर ब्रोमीन और एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जा रही है तो कोई उत्पाद B मिल रहा है। फिर उसका क्या कराया गया, जल से अभिक्रिया कराई गई, यानी कि अगर हम बोले तो विद्युत अगर देखा जाए हाइड्रोलिसिस कराया, फिर क्या मिला, उत्पाद C मिल गया। ठीक, तो यहाँ पर हमें बताना क्या है कि ये कौन सा कंपाउंड बनेगा, जो C वाला है वो क्या उत्पाद होगा, ये बताना है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया हो रही है तो यहाँ पर कुछ आपको उत्पाद मिला। ठीक, अगर हम थर्ड डायरेक्ट C उत्पाद की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें जो उत्पाद मिलेगा वो 4th one मिलेगा। ठीक है, 4th one मिलेगा। अब कैसे, देखो, सबसे पहले अगर हम देखें इस रिएक्शन को, ठीक, इस रिएक्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या है NH2 और ये NH2 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा है CH3। ठीक, ये रिएक्ट कर रहा है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो मिला है वो हमें मिलेगा NHCO CH3। ठीक, और ये CH3। ठीक है, ये हमें क्या मिला है,
ए उत्पाद मिला है। क्या मिला है? ये हमें ए उत्पाद यहाँ पर मिल गया है। इसी तरह अगर हम बी उत्पाद की बात करेंगे तो क्या मिलेगा? बी उत्पाद रिएक्शन किसके साथ कर रहा है? ब्रोमीन के साथ। यहाँ पर क्या होगा? जस्ट ब्रोमीन यहाँ पर लग जाएगी। तो अगर हम देखें फिर से, तो फिर से यही उत्पाद आप एज इट इज लिख दीजिए, ठीक। NHCO, यहां पर क्या हो जाएगा? ये आपका बन जाएगा NHCOCH3। ये यहाँ पर O है, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं इसको, ये इस तरफ से, ठीक। और यहाँ पर ब्रोमीन लग जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ तक की चीजें क्लियर है। नेक्स्ट, यानी कि ये तो उत्पाद A हो गया, ये उत्पाद B हो गया। अब C जब आप बना रहे होगे तो आपको ये उत्पाद यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ CH3, यहाँ CH3, तो उत्पाद यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? जब इसका आप हाइड्रोलिसिस, यहाँ पर देखो H2O है ना, जल के साथ अभिक्रिया करा दी तो यहाँ पर एक H जुड़ जाएगा और वो लास्ट में क्या बना लेगा? NH2, और ये ब्रोमीन हो जाएगा और यहाँ पर CH3, ठीक। तो ये हो गया आपका उत्पाद C। डन। रिएक्शन समझ में आ गई? चलो नोट डाउन कर लो फटाफट, A B C क्या बने हैं क्रमशः आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। 54 क्वेश्चन डन। चलो 55 क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए देखते हैं 55 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 55 नंबर का क्वेश्चन सिंपल है। क्या कह रहा है? दर स्थिरांक का मान A प्लस बी और उत्पाद, यहाँ पर कोई अभिक्रिया दे रखी है, कह रहा है कि किस पर निर्भर करता है। तो ये सिंपल सा, ये आपको एनसीईआरटी की बुक में लाइन में भी मिल जाएगा आंसर। ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? ताप पर, ठीक। क्लियर? तो यहाँ पर 55 का तीसरा वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। डन। 55 का थर्ड क्लियर है, यानी कि दर स्थिरांक का मान ताप पर निर्भर करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर का क्वेश्चन। 56 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सैलिसिलिक अम्ल फिनॉल से तैयार किया जाता है। सैलिसिलिक अम्ल जो होता है वो फिनॉल से तैयार किया जाता है और ये आपको पेज नंबर 212 एनसीईआरटी पर मिल जाएगी। रिएक्शन एज इट इज लिखी हुई है, ठीक है। तो पेज नंबर 212 जब आप गो थ्रू करोगे तो वहां पर आपको ये रिएक्शन मिल जाएगी जहां पर फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल तैयार किया जाता है। ये एक इंडस्ट्रियल मेथड होता है और इसका नाम होता है कोल्बे अभिक्रिया। क्या नाम होता है? कोल्बे अभिक्रिया, कोल्बे की अभिक्रिया, ठीक। क्लियर है? यहां तक की चीजें सभी को समझ में आ गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट यहाँ पर रिएक्शन जब होती है NaOH की उपस्थिति में होती है। देखो फिनॉल जब NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को भी प्रवाहित करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है? सैलिसिलिक एसिड, यानी कि सैलिसिलिक अम्ल हमें प्राप्त होता है तथा इस अभिक्रिया को कोल्बे अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। डन। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56 समझ में आ गया। ये आपको एनसीईआरटी में रिएक्शन मिल जाएगी, आप वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। चलो 57 नंबर का क्वेश्चन। 57 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। किसका सबसे ज्यादा क्वथनांक बिंदु है? देखो क्वथनांक बिंदु जिसके सबसे ज्यादा आयन होंगे उसका क्वथनांक बिंदु सबसे ज्यादा होगा। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 0.1 मोलर Al2SO4 का होल थ्राइस, यानी कि Al2SO4 का होल थ्राइस, एल्युमिनियम सल्फेट का आयन सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा आयन यहाँ पर होंगे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्वथनांक बिंदु भी इसी का ही ज्यादा होगा, ठीक। रीजन क्यों है? मैक्सिमम आयंस होंगे, मैक्सिमम आयंस, ठीक। या हिंदी में लिखना हो तो आयन अधिकतम, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। अच्छा 56 में ऑप्शन समझ में आया था ना, कोल्बे, ठीक है। 57 डन। 57 नोट डाउन कर लो, मैक्सिमम आयन है तो यहां पर क्या हो जाएगा?
सबसे ज्यादा Al2SO4 का होल साइज, इसका क्वथनांक बिंदु सबसे अत्यधिक होगा। डन। चलो 58 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 58 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लॉट, यानी कि प्लॉट यानी कि क्या कह रहा है, ग्राफ की बात कर रहा है, ठीक है, ग्राफ आर्हेनियस समीकरण के अनुरूप है। 4 तरीके के यहाँ पर ग्राफ आपको दे रखे हैं और बोला जा रहा है कौन सा ग्राफ आर्हेनियस समीकरण के अनुरूप होगा। तो सबसे पहले फटाफट आर्हेनियस समीकरण जो होता है वो बताओ क्या होता है। कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे जल्दी से बताएं आर्हेनियस समीकरण क्या होता है, जल्दी से, फिर इसका आंसर हम लोग डिराइव करते हैं। ठीक है, क्या होता है बताओ जल्दी से, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, यहां पर ए ई माइनस का ई अपॉन आर टी, यही तो होता है ना, आर टी है ये। ठीक है, समझ में आया यहां तक, ए होता है और ऊपर एक्सपोनेंशियल पावर में ई अपॉन आर टी माइनस का। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग स्लोप की बात करें, अगर हम लोग देखें तो ये स्लोप हो जाएगा माइनस का ई अपॉन आर टी। ठीक, क्लियर। आर्हेनियस समीकरण में देखोगे ना तो आप ये ग्राफ बना हुआ आपको मिलेगा एक, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आपको पूरा का पूरा ग्राफ बना हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। और ये जो स्लोप है ना ये होगा माइनस ई अपॉन आर, ये होगा। ठीक, और लॉग के अपॉन 1/t के बीच में ये ग्राफ बनता है। ठीक है, ये आर्हेनियस समीकरण के अनुरूप होगा। ये आपका पेज नंबर 80 पर होगा। ठीक है, पेज नंबर 80 पर ये आपको ग्राफ मिल जाएगा पूरा का पूरा, और वहां पर उसके डेराइव जो भी वैल्यू डेराइव करी गई है डेरिवेशन भी मिल जाएगा। और ये भी वहां पर लिखा है कि जो ई अपॉन आर टी है माइनस का, वो हमारा स्लोप होगा। ठीक है, वो क्या होगा, स्लोप होगा। डन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। 58 डन है। 59 क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। 59 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एथिलीन ड्राई ब्रोमाइड है, एथिलीन ड्राई ब्रोमाइड, एथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4 और ब्रोमाइड यानी कि Br2। ठीक, अब आप इसे देखो कि एथिलीन को आप लिखते हो CH2, यहाँ पर एक Br जुड़ गया, यहाँ पर एक Br जुड़ गया, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका एथिलीन डाई ब्रोमाइड। क्या हो गया, एथिलीन डाई ब्रोमाइड। ठीक है, डन। तो यहां पर देखो कौन सा फॉर्मूला मैच कर रहा है, पहले वाला देखो अगर तो गलत हो गया पहले वाला तो। ठीक, सेकेंड वाला देखो यहाँ पर CH2 और Br दोनों कॉर्नर पे लगे, यानी कि सेकेंड वन विल बी द राइट आंसर। ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। ठीक है, क्लियर। 59 नंबर का क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। ठीक है, चलो 59 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, एथिलीन डाई ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, चलो 60 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, कौन से एक्टिनॉइड्स में +7 अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था द्वारा प्रदर्शित होता है। अगर हम एक्टिनॉइड्स की बात करें, ठीक है, एक्टिनॉइड जो क्षैतिज पंक्तियां होती हैं आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में नीचे आप देखेंगे, तो एक्टिनाइड्स में अगर आप देखोगे ऑक्सीकरण अवस्था का एक अगर आप ट्रेंड देखोगे तो वहां पर पहले वो बढ़ती है फिर धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है, यानी कि कमी आने लगती है। तो जब वो पहले बढ़ रही होती है यानी कि बीच में बढ़ रही होती है तो वो सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करती है +3 से +7 तक की। और कौन प्रदर्शित कर रहा होता है सबसे अत्यधिक, तो यहाँ पर नेपच्यून और कौन होता है, प्लूटोनियम। ठीक है, नेपट्यूनियम और प्लूटोनियम यहाँ पर सबसे अत्यधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नोट डाउन कर लो, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था का जो क्रम होता है +3 से, मतलब मिनिमम इतनी होती है और हाईएस्ट +7 तक जाती है। ठीक है, एक्टिनाइड में अगर आप देखोगे ना, जो एक्टिनाइड्स होते हैं यहां लिख देते हैं एक्टिनाइड्स में। ठीक है,
एक्टिनाइड्स में अगर आप क्रम देखोगे तो क्या बताया था अभी हमने, एक्टिनाइड में क्या होता है जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे होते हैं, यानी कि लेफ्ट टू राइट, ठीक, क्या हो रहा होता है, पहले बढ़ रही होती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, पहले ऑक्सीकरण अवस्था पहले बढ़ती है, पहले बढ़ती है, फिर घटने लगती है। लेफ्ट टू राइट, ठीक है, यानी कि बाएं से दाएं, ठीक है। तो पहले बढ़ रही होती है, बीच में यहां पर सबसे हाईएस्ट होती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे घटना शुरू कर देती है, ठीक है। 60 नंबर का क्वेश्चन डन। इतना सभी को समझ में आ गया, यहां तक की चीजें क्लियर है। 60 क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं, यानी कि 15 क्वेश्चंस और बचे हैं, है ना। 75 तक के करने हैं, तो 15 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। तो जल्दी से फटाफट ध्यान दीजिए भाई इधर सभी लोग, चलो स्टार्ट करें। नेक्स्ट, चलो तो यहाँ पर 61 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। यहाँ आंसर पता हो गया ना सभी को, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। 61 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है सभी, पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। संकुल यौगिक क्लोरोडाई एक्वा ट्राई अमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है, को इस प्रकार दर्शाया गया है, यानी कि इसका आपको नाम लिखना है, एक तरह से फॉर्मूला सूत्र आपको बताना है किसका, क्लोरो डाई एक्वा, ठीक है, डाई यहां पर एक्वा और ट्राई एमीन ना, ट्राई एमीन और क्या है आगे, कोबाल्ट 3, कोबाल्ट 3, ठीक, फिर क्लोराइड देन, ठीक है। इसका नाम आपको बताना है। तो सबसे पहले तो देखो एक्वा, डाई एक्वा, एक्वा का मतलब हो गया जल की बात हो रही है तो H2O इस तरह से होगा, ठीक है। ट्राई एमीन की बात हो रही है यानी कि NH2, यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर ट्राई एमीन की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ट्राइएमीन में कोबाल्ट की यहाँ पर 3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहा है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था ये प्रदर्शित यहाँ पर करेगा। तो यहाँ पर COCl, ठीक, यहाँ पर जो कोबाल्ट है वो केंद्रीय परमाणु है, तो यहाँ पर ये हो गया Cl। अब ब्रैकेट बंद और बाहर 2 Cl2 आ जाएंगे, जिससे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी, संतृप्त हो जाएगी, जिससे इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 आएगी। जब आप कैलकुलेट कर रहे होगे तो आपको वहां पर पता चल जाएगा। तो ये फॉर्मूला आना चाहिए। अब ऑप्शंस में मैच करो, ऑप्शंस में मैच करो, देखो क्या आएगा आंसर। जब आप ऑप्शन में मैच कर रहे होगे तो ऑप्शन आपको क्या मिलेगा, COCl H2O2 डाई एक्वा है ना, तो यहाँ तो देखो ट्राई एक्वा है, गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो संतृप्त नहीं हो रही है। फिर अगर आप यहाँ देखोगे तो ये भी गलत है, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। फोर्थ ऑप्शन सही है, ठीक है, Cl2 एक Cl, ये NH3 ट्राइएमीन, उसके बाद H2O का होल यानी कि डाई एक्वा। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये मैच कर लो, COCl NH3 का होल थ्राइस, H2O का 2 और Cl2। अब अगर आप कोबाल्ट की यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे ना, +3 आएगी। देखो कैसे निकालते हैं, इसे x माना, इसकी क्या हो गई -1, ठीक है, +2 इसकी 0 हो जाएगी, +3 इसकी भी 0 हो जाएगी, और इसकी कितनी होगी यहाँ पर प्लस, यहाँ पर आ जाएगा ये 2 माइनस, ठीक, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आपको मिल गया x -1, ठीक है, ये सब कट गए, 0 0 हो गया, यहाँ पर कितना आ गया -2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो +3 मिल रहा है ना, यानी कि यही हमारा राइट आंसर है। समझ में आया, यहाँ से हमें कंफर्मेशन भी मिल गया कि हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है,
ठीक है, यहां से आपको कंफर्मेशन भी मिल गया कि कोबाल्ट 3+ ऑक्सीकरण अवस्था यहां पर प्रदर्शित कर रहा है। डन, 61 तक का क्वेश्चन डन है सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, यानी कि 62 क्वेश्चन देखा जाए। देखो 62 क्वेश्चन क्या कह रहा है, CH3CHO की जब हम हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया करा रहे हैं तो हमें कोई उत्पाद A प्राप्त हो रहा है। ठीक है, कोई उत्पाद A प्राप्त हो रहा है, कह रहा है यौगिक A जलयोजन पर क्या देता है। तो यहाँ पर यौगिक का जब हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा राइट होगा ये आप बताओ। ठीक है, फटाफट बताओ, यहाँ पर जब रिएक्शन हो रही होगी तो क्या मिलेगा, यानी कि ये रिएक्शन है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर देखें फाइनल वन उत्पाद देखें उसके हाइड्रोलाइसिस के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा CH3 CH और OH COOH। ठीक, ये उत्पाद हमें यहाँ पर मिलता है जब हम जल योजन करा देते हैं उसके पश्चात। ठीक, बीच में एक हमें इंटरमीडिएट जो उत्पाद है वो मिलता है, लेकिन अगर हम फाइनल उत्पाद देखें A जल योजन के पश्चात क्या मिलेगा, तो हमें ये ऑप्शन, आप देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा। फिर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर गलत होता है, 2 भी गलत होता है, 3 देखो ये भी गलत होता है। A यहाँ पर अगर हम 4th देखें तो 4th इससे मैच हो रहा है, यानी कि CH3 CHOH COOH, यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, 4th ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। डन, यहां तक की चीजें समझ में आ गई। ठीक है, 62 नंबर का 4th ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। ठीक, चलो 63 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, नाइट्रोजन में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति का स्पष्टीकरण किसके द्वारा किया जा सकता है। यानी कि नाइट्रोजन में जो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनमें से जो स्पष्टीकरण दे रहे हैं, तो इनमें से कौन है जो जिसकी वजह से इसका अगर हम देखें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की स्पष्टीकरण की जा सकती है। कौन, पाउली का अपवर्जन नियम, हुंड का नियम, अफबाउ का सिद्धांत, या फिर अनिश्चितता का सिद्धांत, यानी कि जो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत था उसके द्वारा। बताइए, सबसे पहले तो नाइट्रोजन को अगर देखो तो 7 होता है इसका परमाणु क्रमांक, 1s2 2s2 2p कितना हो गया 3 ना, 2p3। तो अगर हम लास्ट वाले के लिए देखें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 3 हुए। ठीक, तो यहाँ पर तीनों के लिए बताया जा रहा है, तो इस हिसाब से ये किसका स्पष्टीकरण दे रहा है, यहाँ पर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो किसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो हुंड के नियम का, क्योंकि इनमें पेयरिंग कब स्टार्ट होगी, जब चौथा वाला इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, तो पेयरिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, तो हुंड का नियम यहाँ पर राइट होगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। अनिश्चितता का सिद्धांत तो बिल्कुल ही चला गया। ठीक, अफबाउ का अगर आप देखोगे वो भी नहीं होगा, पाउली का भी नहीं होगा। ठीक है, क्लियर यहां तक की चीजें। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 64 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है 64 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है प्रतिस्थापकों के प्रेरणिक प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। ठीक है, ये बोल रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर आपको कुछ क्रम दे रखे हैं। ठीक, यहाँ पर जैसे फ्लोरीन ये दे रखा है, ऑक्सीजन एल्किल समूह से जुड़ा है, और यहाँ पर ये नाइट्रोजन। तो अगर हम प्रेरणिक प्रभाव की बात करें तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, देखो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक यहाँ पर कौन है, फ्लोरीन है। ठीक, फिर उसके बाद कौन है, ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है। अगर सिर्फ इस सीरीज के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम एल्किल का देखें तो +I होता है प्रेरणिक प्रभाव। ठीक, लेकिन अगर हम इस सीरीज के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का है, तो यानी कि सबसे ज्यादा फ्लोरीन वाला होगा। ठीक, तो फ्लोरीन वाला यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा ये है, उसके बाद किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा, फिर नाइट्रोजन वाले का होगा। तो यहाँ पर तो चिन्ह बदल गए, यहाँ पर चिन्ह सेम है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाए। ठीक है, तो प्रेरणिक प्रभाव के संबंध में अगर हम बात करें तो 3rd वाला ऑप्शन जो है जिसका क्रम यहाँ पर सही होगा। ठीक है,
यहां तक की चीजें सभी को समझ में आ गई, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। ठीक, फ्लोरीन का जो प्रेरणिक प्रभाव होगा -I होगा, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 65 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर ये बोल रहा है यौगिक का IUPAC नाम बताओ। तो यौगिक का IUPAC नाम कैसे बताओगे? सबसे पहले देखो चेन, ठीक है, सबसे पहले चेन में सबसे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो। ठीक, तो सबसे पहले यहां से अगर काउंटिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन अगर यहां से इधर जाओगे तो यहाँ पर 6 ही बन पाएगी। तो लॉन्गेस्ट चेन को हमने कंसीडर कर लिया, तो यहाँ पर ऑक्टेन बनेगा। लास्ट में क्या होगा? ऑक्टेन आना चाहिए, ऑक्टेन, है ना। तो ऑक्टेन देखो किस किस ऑप्शन में? सारे ऑप्शन में, यानी कि इनमें से कोई भी हो सकता है। अब अगर आप देखो तो मैथिल समूह 3 पर लगा हुआ है, तो इनमें से किसमें मैथिल समूह 3 पर लगा है? ऑप्शन 2 और 3 में, बाकी के ऑप्शंस गलत हो गए। ठीक, आप यहाँ पर चलते आओ तो यहाँ 5 पर अगर आप देखोगे मैथिल एथिल है, ठीक है, तो 5 पर यहाँ पर मैथिल एथिल किसमें है? सेकेंड ऑप्शन में। फिर उसके बाद ऑक्टेन, यानी कि क्या हो गया इसका नाम पूरी तरह से? इसका नाम हो गया 3 मैथिल 5, 1 मैथिल एथिल, फिर उसके बाद ऑक्टेन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, क्लियर। लॉन्गेस्ट चेन को यहाँ पर हमने कंसीडर किया है। यहां तक की चीजें सभी को डन है। चलो नेक्स्ट 66 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक संकुल यौगिक दे रखा है जिसमें पूछा गया है निकेल का EAN क्या है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रभावी परमाणु क्रमांक। क्या कहते हैं? प्रभावी परमाणु क्रमांक, ठीक है। क्या होगा बताओ? EAN क्या होगा इसके लिए? फटाफट जल्दी से, क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसके लिए देखो एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है इसके लिए? फटाफट देखो, सबसे पहले हमें अगर सेंट्रल एटम यानी कि जो केंद्रीय परमाणु होता है उसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट से माइनस कर देते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था को माइनस कर देंगे, और क्या होगा? प्लस 2 गुणे नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने जुड़े हैं, तो 4 हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक, 4 तरफ चारों ओर से जुड़े हुए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले अगर आप लिखोगे इस तरह से तो यहाँ पर कैसे लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे 28, ठीक, उसका एटॉमिक नंबर निकेल का, ठीक, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम यानी कि केंद्रीय परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 28 होता है, ठीक। अब इसमें से माइनस क्या करना है? ऑक्सीकरण अवस्था, तो ऑक्सीकरण अवस्था 0 हो गई, ठीक। फिर प्लस 2 गुणे क्या करा जाएगा? कितने लिगेंड है? तो 4, तो कितना हो गया ये? 28, और ये 4 दूनी 8, माइनस ये प्लस का आ गया 6, तो कितना बन गया यहाँ पर? बताओ कितना बन गया ये? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 होता है ना ये, तो ये 8 हो गया। क्या हो गया ये? 8। अब इसे काउंट करो, देखो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा, यानी कि 36 विल बी द राइट आंसर, यानी कि EAN क्या हो जाएगा? प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा इसके लिए? 36 हो जाएगा, ठीक है, डन। जो परमाणु क्रमांक है हमारे केंद्रीय परमाणु की अगर हम बात करें, निकेल है, इसका परमाणु क्रमांक लिख लिया, फिर ऑक्सीकरण अवस्था लिख ली, फिर क्या लिखा? 2 गुणे कितने लिगेंड उससे जुड़े हुए हैं, तो 4। इस हिसाब से करेंगे तो आपको आंसर क्या प्राप्त होगा? 36, ठीक है। तो ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन 1 गलत है, 2 भी गलत है, 3rd भी गलत है, 4th विल बी द राइट आंसर, यानी कि 36, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसे नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 67 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। चलो 67 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 67 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है? एक मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक, 5 से जुड़े परमाणु कक्षकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। तो भाई देखो, अगर हम एक मुख्य क्वांटम संख्या 5, यानी कि ये कह रहा है n बराबर 5, ये बोल रहा है, तो कह रहा है इससे जुड़े हुए कक्षक जो है उनकी अधिकतम संख्या क्या होगी? देखो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक क्या है? n² कर दो डायरेक्टली, तो कितना हो गया? 25, यानी कि 25 विल बी द
आंसर। लेकिन अगर इसको वाकई में जानना है कि ये 25 आया कैसे, तो यहाँ पर देखो n के लिए कितने अधिकतम संभव मान हो सकते हैं, l के लिए n 5 के लिए l के कितने अधिकतम संभव मान होंगे, तो 4 होगा, ठीक है, 3 होगा, 2 होगा और 1 होगा और 0 हो जाएगा। ठीक, 0 का मतलब s में कितने कक्षक होते हैं बताओ जल्दी से, ये क्या है 0 1 2 3 का मतलब क्या है, SPDFG है ना, यही तो है। तो इसके लिए कक्षक बताओ फटाफट कितने होते हैं, 0 में 1, ठीक, 1 होता है, P के लिए इसमें कितने होते हैं 3, 2 D के लिए होता है, इसमें होते हैं 5 P, उसके बाद F आया, F में कितने होते हैं 7 और G यहाँ पर आएगा तो 9। ठीक, तो ये इतने अधिकतम संभव कक्षक हैं। अब इनको ऐड ऑन कर दो, यहाँ पर इन्हें ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 3 8 1 9 और 9 18, 18 और 7 कितने हो गए 25। ठीक, 18 7 25। तो यहाँ पर जब आप इसका कैलकुलेट करोगे, टोटल करोगे तो 25 आपको अल्टीमेटली आंसर मिल रहा होगा। ठीक, ये भी हमारा आंसर करेक्ट है, यानी कि ये भी मेथड सही है, ये भी मेथड सही है। जस्ट आपको बताने के लिए कि ये मेथड से हम इस तरह से काउंट कर सकते हैं। डन, समझ में आ गया, नोट डाउन कर लो फटाफट। ऑप्शंस की ओर देखो तो ऑप्शन नंबर 1 गलत, 2 गलत, 3 गलत, 4th विल बी द राइट आंसर, यानी कि 25 हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लो, ये मेथड भी नोट डाउन कर लो, ये भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। 68 नंबर का क्वेश्चन, 68 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा क्रम उनके बढ़ते धात्विक गुणधर्म होगा, यहाँ पर ठीक है, गुणधर्म के आधार पर लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ तत्व हैं, उनके समूह दे रखे हैं। अब बोला गया है कौन सा ऐसा समूह है जो उनके बढ़ते धात्विक गुणधर्म के आधार पर दिया गया है। अच्छा, एक चीज आपने पढ़ी होगी, जब हम लोग आवर्त सारणी यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी की बात करते हैं तो उसमें जब हम समूह में नीचे की ओर जा रहे होते हैं तो क्या होता है, धात्विक गुण बढ़ रहा होता है। समूह में नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। ठीक, आप देखो फर्स्ट में अगर आप देखोगे सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, तो यहाँ पर तो लिथियम पहले होना चाहिए, फिर सोडियम होना चाहिए, फिर पोटेशियम होना चाहिए। तो यहाँ पर क्रम उल्टा है, यानी कि सबसे ज्यादा पोटेशियम होगा, फिर उससे कम सोडियम होगा, फिर Li। ठीक, अगर हम इस तरह से देखें तो ठीक, तो ये गलत हो गया। इसी तरह मैग्नीशियम को देखोगे तो यहाँ पर अगर हम बाएं से दाएं जा रहे होते हैं तो कम हो रहा होता है, क्योंकि उधर सारी अधातुएं मिल रही होती हैं, तो ये भी गलत हो गया। इस तरह से ये भी यहाँ पर अधात्विक गुण दिखा रहा है। 4th ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर हम देखें समूह दूसरा है, ये कौन सा समूह है, समूह दूसरा। समूह दूसरा क्या होता है, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे Be मैग्नीशियम और Ca, तो बेटा मांगे कार, नीचे समूह में नीचे जाने पर क्या हो रहा है, धात्विक गुण बढ़ रहा है। तो यही हमारा एक ऑप्शन है जिसमें हमें आंसर मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, यहां तक समझ में आया सभी को? 68 नंबर तक का क्वेश्चन क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलो नोट डाउन कर लो, ये इसका रीजन क्या है ये भी नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग 69 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, चलो 69 नंबर का क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक परमाणुविक गैस के यहाँ पर 0.1 मोल होगा। ठीक है, 0.1 मोल में परमाणुओं की संख्या क्या होगी, जहां पर Na आपको अवोगाद्रो संख्या का मान आपको दे रखा है। ठीक है, तो बताओ सबसे पहले तो एक मोल में कितनी होगी, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक, अब इसी तरह 0.1 मोल में परमाणुओं की संख्या, तो परमाणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं, परमाणुओं की संख्या किस तरह से निकालोगे,
0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक, और किसके लिए बात हो रहा है? त्रिपरमाणविक गैस के लिए, यानी कि जो परमाणुओं की संख्या है वो 3 है। ठीक, मल्टीप्लाई करा दो फटाफट। अभी से मल्टीप्लाई कराओगे क्या मिलेगा? 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 3। जब इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको कुछ मिल रहा होगा, यहाँ पर कितना मिल रहा होगा? देखो 1.8 समथिंग मिल रहा होगा, है ना? क्या मिल रहा होगा यहाँ पर आपको? 1.8 समथिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखो ये दोनों ऑप्शन सेम लग रहे हैं पर है नहीं, पावर का चेंजेस है, तो पावर यहाँ चेंज हो ही नहीं रहा है। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1.800 इंटू 10⁻23। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। डन। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं आंसर। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो फटाफट इसे, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट होगा ना, बाकी के ऑप्शंस गलत होते हैं। ठीक, पावर्स का ध्यान बहुत अच्छे से देखकर करना है, क्योंकि पावर्स के चक्कर में ऑप्शन आपका गलत हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 70 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 70 नंबर का क्वेश्चन। अब हमारे 5 क्वेश्चंस और बाकी रह गए, यानी कि हम लोग 70 नंबर के क्वेश्चन पर है, 5 क्वेश्चंस और रह जाएंगे, उसके बाद का डिस्कशन आपको सर करवाएंगे। ठीक है, चलो तो 70 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। टेट्रासाइनोएथिलीन यानी कि इसका फॉर्मूला दे रखा है C2CN का होल, ठीक, होल 4 में सिग्मा और पाई बंध का अनुपात बताना है, यानी कि सिग्मा बटे पाई का अनुपात क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले इसकी संरचना बनाओ। देखो तो यहां पर इस तरह से अगर आप बनाओगे, ये ट्रिपल बॉन्ड होता है इनके बीच में। ठीक है, इसी तरह ये भी हो जाएगा। ठीक, अब काउंट कर लो सिग्मा बंध। देखो काउंट करो फटाफट कितने होंगे। देखो एक सिग्मा है यहाँ पर। ठीक, सिग्मा बंध पहले काउंट किया जा रहा है। एक सिग्मा यहाँ पर है, एक सिग्मा यहाँ पर है। ठीक, अब एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये है, तो 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। ये एक सिग्मा एक पाई होता है, तो यहाँ पर एक सिग्मा यानी कि 5। ठीक, फिर ये 6 हो गया, ये 7 और यहाँ पर 8 और ये 9। ठीक, क्योंकि त्रिबंध में एक सिग्मा 2 पाई होता है, द्विबंध में एक सिग्मा 1 पाई होता है, और जो एकल बंध होता है वो सिग्मा बंध होता है। ठीक, तो सिग्मा बंध कितने हैं? सिग्मा बंध की संख्या कितनी है? 9 है। पाई बंध की संख्या फाइंड आउट करो। कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो यहाँ पर 2 पाई बंध है, यहाँ पर कितने हैं? अगर हम पाई बंध की बात करें, ठीक है, पाई बंध की अगर बात करें तो यहाँ पर ये 2 पाई बंध है, तो 1 ये हो गया। ठीक, ये 2 पाई बंध हो गए। ठीक, तो यहाँ पर 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, यानी कि 4 ये हो गए 4। ठीक, यहां से एक हो गया 5। ठीक, और यहां पर तो होगा नहीं। ठीक, 5 ये हो गए, 5 और 2 ये हो गए 7, फिर 2 ये हो गए 2 9, यानी कि सिग्मा बंध और पाई बंध की संख्या क्या है? इसमें समान है। ठीक, तो यहां पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर पाई बंध कितना आ गया? 9। तो अब इनका अनुपात ले लो, तो 1:1। ठीक है, 1:1। तो आंसर देखो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, बाकी के बचे हुए ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन होगा किसके लिए? 70 नंबर क्वेश्चन के लिए 1:1 सिग्मा तथा पाई बंध का होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 71 नंबर का क्वेश्चन। 71 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें एक अभिक्रिया दे रखी है। ठीक है, एक अभिक्रिया दे रखी है जिसमें आपको उत्पाद बताना है, यानी कि प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होगा आपको ये बताना है। तो अभिक्रिया देखो, अभिक्रिया क्या दर्शा रही है? ये अभिक्रिया सिंपल जो हमारा डीमर्क्यूरेशन और मर्क्यूरेशन होता है उसी पर ही आधारित है। तो जैसे देखो क्या हो गया? ऑक्सीमर्क्यूरेशन और
डीमर्क्यूरेशन। तो यहाँ पर जो उत्पाद बनेगा हमारा वो फर्स्ट वाला बनेगा, ठीक है। बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर गलत हो जाएंगे। डन। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ठीक, और डीमर्क्यूरेशन। इस अभिक्रिया को देखकर आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। डन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। 72 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए। 72 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, संक्रमण धातुओं और उनके यौगिकों की उत्प्रेरक गतिविधि, ठीक है, का वर्णन, या इसको कह सकते हैं क्रियाविधि कह सकते हैं, क्रियाशीलता कह सकते हैं, का वर्णन इस प्रकार किया गया है। यानी कि जो संक्रमण धातु होते हैं और उनके यौगिक होते हैं, ठीक, उनकी जो उत्प्रेरक की गतिविधि एक्टिविटी है उसका वर्णन किस प्रकार से किया गया है, जिसके लिए यहाँ पर 4 कथन आपको दे रखे हैं। कौन कौन से दे रखे हैं पढ़ो। सबसे पहले बोला जा रहा है रासायनिक अभिक्रियाशीलता, दूसरा बोल रहा है चुंबकीय व्यवहार, तीसरा बोल रहा है अयुग्मित डी कक्षक, चौथा बोल रहा है कई ऑक्सीकरण अवस्थाओं को अपनाने की उनकी क्षमता और उनकी गैर जटिल क्षमता, ठीक है, यानी कि संकर यौगिक बनाने की क्षमता और उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं की क्षमता। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। संक्रमण धातुओं की जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं आप देखते होंगे, एक से अधिक संक्रमण अवस्थाएं जो होती हैं, संक्रमण धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित होती हैं, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि ये क्या हो रहा है, इसकी उत्प्रेरक गतिविधि का वर्णन कर रहा है। डन। 4th ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पढ़ो। ये कह रहा है अल्प घुलनशील लवण AX2, ठीक है, AX2 की घुलनशीलता उत्पाद इतना दे रखा है, यानी कि ये क्या है, ये KSP है। ये क्या है, KSP, घुलनशीलता उत्पाद ये दे रखा है। इसकी घुलनशीलता मोल प्रति लीटर में क्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको KSP की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है। जब आप रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पर क्या बन रहा होगा, A2+, ठीक है, और ये, ठीक, इस तरह से रिएक्शन हो रहा होगा। 2x यहाँ पर 2, इसका बैलेंस कर दो, ठीक। अब देखो इस रिएक्शन में अगर आप देखोगे KSP आपको दे रखी है, तो KSP अगर फाइंड आउट इस तरह से करोगे तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, पहले अगर कुछ टाइम के लिए अगर देखोगे तो S पहले तो 0 0 होगी, फिर S हो जाएगी। तो जब आप लिख रहे होगे तो बनेगा A2+, ठीक है, ठीक, और X-, ठीक, ये बन रहा होगा ना यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए जब मान लिखोगे इसकी S होगी और इसकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर इसकी S, इसकी 2s हो जाएगी, 2s², ठीक, तो 2s²। जब आप फाइंड आउट कर रहे होगे तो ये बन जाएगा कितना, 4s3। KSP आपको दे रखा है 3.7 इंटू 10⁻⁻11, है ना, यही दे रखा है। तो जब आप इसे हल करोगे, तो यहाँ पर S की वैल्यू जब फाइंड आउट करोगे तो कितनी आ जाएगी, S की वैल्यू फाइंड आउट करोगे कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ पर 4s3 है, इस तरह से लिख दे रहे हैं 3.7 इंटू 10⁻⁻11। तो जब यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, S3 की वैल्यू देखो सबसे पहले क्या आएगी, 4 से डिवाइड कर दो। जब 4 से डिवाइड करोगे तो S3 की वैल्यू 0.8 समथिंग आएगी इंटू 10⁻⁻11, ठीक। यहाँ से S की वैल्यू निकाल लोगे, यहाँ से S की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। तो S की वैल्यू जब आप निकाल रहे होगे तो कितनी आ जाएगी, S3 की वैल्यू पता हो गई, ठीक। S3 की वैल्यू को आप और चेंज कर सकते हो, 8 कर दो इसको, 8 और इसको 12 कर दो। तो यहाँ से क्या होगा, वैल्यू निकालने में आपको आसानी होगी, ये बन जाएगा 2 और ये कितना बन 4, ठीक है। तो कितना आ गया, S कितना आ गया, 2 इंटू 10⁻⁻4, ठीक। ऑप्शंस में देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1 गलत है, 2 गलत है, 3rd हमारा राइट आंसर होगा मोल प्रति लीटर में, ठीक है, ये भी गलत होता है।
तो S की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, मोल प्रति लीटर में 2 गुणे 10 की घात -4। ठीक है, यहां तक की चीजें सभी को समझ में आ गई। 73 नंबर का क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। 74 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन नहीं है हम लोगों का, यानी कि इसके बाद 75 क्वेश्चन, फिर उसके बाद आपको सर करवाएंगे। ठीक है, तो 74 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है। प्रतिक्रिया Zn+2 और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग रहा है और Zn बन रहा है कि मानक क्षमता -0.76 वोल्ट है। इसका मतलब ये क्या है, ये 4 कथन दे रखे हैं। कह रहा है Zn अम्ल से H2 को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है, Zn अपचायक है, Zn ऑक्सीकारक है, Zn2+ अपचायक है। अच्छा, Zn की जो प्रवृत्ति होती है वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है ना। Zn की प्रवृत्ति क्या है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की है, तभी तो ये हो रहा है। यहाँ पर देखो 2+, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया और क्या बना लिया, Zn धातु में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रख रहा है, तो ये एक अपचायक की तरह कार्य करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पर एनोड की तरह कार्य करने लगेगा। एक विद्युत रासायनिक सेल की अगर हम बात करेंगे तो वो एनोड की तरह कार्य करने लगेगा और ये एक तरह अपचायक बन जाएगा, Zn अपचायक होगा। ठीक है, यहाँ पर ये जिंक जो है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग ही तो कर रहा है। ठीक, चलो नेक्स्ट, Zn अपचायक होगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। देखिए 75 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये बोल रहा है मिथाइल आयोडाइड की वुर्ज अभिक्रिया जो होती है, इनमें से एक कार्बनिक यौगिक X हमें प्राप्त होता है। अब ये बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया X को उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अभिक्रियाओं का सेट दे रखा है और बोला गया कि हमने मिथाइल आयोडाइड की अभिक्रिया किसी पर्टिकुलर वुर्ज अभिक्रिया से कराई। ठीक है, अब उससे हमें कोई X उत्पाद प्राप्त हो रहा है, वो X उत्पाद जो है इनमें से कौन सी अभिक्रिया देगी। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के देखो क्या है। सबसे पहले मिथाइल आयोडाइड की अगर हम बात करें CH3I, ठीक, ये यहाँ पर सोडियम से अभिक्रिया कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बनाती है C2H6। क्या बनाती है ये, C2H6 बनाती है, जैसा कि रिएक्शन में बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये मिथाइल आयोडाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है, ध्यान रखना ये अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया होती, तो क्या बन गया यहाँ पर, C2H6 बन गया। ठीक, और साथ में यहाँ पर हमें सोडियम आयोडाइड भी मिल जाता है। ठीक, सोडियम आयोडाइड मिल जाता है। अब इसे बैलेंस करना है, बैलेंस कर लो। ठीक, अब ये बैलेंस हो गई। अब देखो हमें उत्पाद मिला C2H6, क्योंकि कार्बनिक यौगिक की बात हो रही थी, एक कार्बनिक यौगिक X मिलता है। तो अब ये कह रहा है ये X किन अभिक्रियाओं से इनमें मिलेगा। तो ऑप्शंस को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सेकंड वाला जो ऑप्शन है C2H5Cl, यानी कि यहाँ पर C2H5Cl जब LiAlH4 की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है तो हमें यहाँ पर C2H6 प्राप्त होता है प्लस HCl प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं उत्पाद C2H6 प्लस HCl हमें मिल रहा होता है। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया, इतना क्लियर है। देखो ये रिएक्शन देख लो एक बार, फटाफट नोट कर लो। कार्बनिक यौगिक X ये होता है जो प्राप्त हो रहा है। अगर हम अभिक्रियाओं की बात करें तो ये सेकेंड वन वाली अभिक्रिया है जिसमें हमें C2H6 सेम उत्पाद प्राप्त हो रहा है। डन, चलो, यानी कि ये यहाँ पर हमारा 75 नंबर तक के क्वेश्चन तक का समाप्त होता है पेपर डिस्कशन। उसके बाद आपको अभी सर 76 से 100 तक के क्वेश्चंस करवाएंगे, तो कहीं जाना नहीं है, यहीं पर अभी रुको, अभी आगे के क्वेश्चंस डिस्कस होने बाकी है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में। तब तक के लिए बढ़िया से तैयारी करो और अच्छे से पेपर्स को डिस्कस कर रहे हो और पेपर को अच्छे से करो, बहुत ही ध्यानपूर्वक पेपर को करना है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी लोगों को, मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे FST आपका टेस्ट 07 का, जिसमें हम लोग हिंदी में डिस्कस करेंगे। तो
तो 51 to 75 क्वेश्चन शिल्पा मैम ने किया है, 76 से 100 क्वेश्चन मैं करूंगा, ठीक है ना। तो पेपर का पैटर्न कैसा रहा आप लोगों का? पेपर तो बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं और अच्छे और कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो आप लोग के अच्छे मार्क्स भी आए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग हैं 76 की बात करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, एंट्रोपी कम होती है विलयन में सुक्रोज का क्रिस्टलीकरण, लोहे में जंग लगना, बर्फ का पिघलना, एंड चौथा ऑप्शन क्या दिया आपका है, कपूर का वाष्पीकरण। तो जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, क्या बोलेंगे, एंट्रोपी कब कम होती है? याद रखिएगा, अगर हम लोग बात करें सुक्रोज का, सुक्रोज को अगर क्या करें हम लोग जलीय विलयन में डालते हैं तो क्या होता है आपका, और इसका क्रिस्टलीकरण कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा आपका, इसकी एंट्रोपी क्या हो जाती है, आपकी कम हो जाती है, ठीक है ना। तो एंट्रोपी कम कब होती है, जब क्या होता है आपका रेंडमनेस, अव्यवस्था होती है, तो क्या होगा आपका, तभी एंट्रोपी क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये देखो क्यों, विलयन में सुक्रोज का क्रिस्टलीकरण जब होता है तभी क्या होती है, आपकी एंट्रोपी कम हो जाती है। तो 76 का आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग हैं 77 की। देखिए 77 में क्या होगा आपका, 77 की बात करें, देखिए क्या लिखा हुआ 77 में दो कथन दिए गए हैं, कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड की। तो कथन फर्स्ट की बात किया गया है कि थर्मस फ्लास्क एक पृथक प्रणाली का उदाहरण है, अर्थात निकाय और निवेश के बीच ऊर्जा अथवा पदार्थ का कोई आदान प्रदान नहीं होता है। ये तो एकदम सही है, क्योंकि जो थर्मस फ्लास्क होता है उसमें क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग की बात करेंगे, वो क्या होता है, आइसो क्या बोलेंगे, थर्मस फ्लास्क में सिस्टम एक ऐसा होता है जिसमें निकाय और निवेश में सिस्टम है, सराउंडिंग के बीच में ऊर्जा का कोई आदान प्रदान होता ही नहीं है। तो एक आपका सही आंसर है। यहाँ क्या दिया होगा, समतापी प्रक्रम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निकाय और निवेश के बीच ऊर्जा का कोई स्थानांतरण नहीं होता है। देखिए समतापी की बात नहीं होता, समतापी में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। देखो इसमें तो हो सकता है, लेकिन यहाँ बोल दे क्या क्या, रुद्रोष्म, क्या बोलेंगे, रुद्रोष्म। तो रुद्रोष्म में ऐसा प्रक्रम होता है, याद रखिएगा, जहां पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, निकाय और निवेश के बीच ऊर्जा का कोई स्थानांतरण नहीं होता है। तो यहाँ पे कथन सेकेंड क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो देखिए कथन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों गलत है, नहीं, कथन फर्स्ट सही है और कथन सेकेंड क्या है, गलत है। यही आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। कथन फर्स्ट सही हो जाएगा और कथन सेकेंड क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग 78 की। देखिए 78 में क्या दिया हुआ है, 78 की बात करें हम लोग, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया 78 में, निम्नलिखित यौगिक दिखा सकता है, क्या दिखाएगा, मतलब क्या दिखाएगा, मतलब क्या, ज्यामिति और प्रकाशिक समयावता, चला अवयवता और केवल प्रकाशिक समयावता, ज्यामितीय समरूपता। तो देखिए अगर हम इन दोनों कार्बन की बात करते हैं तो जहां क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, वहां क्या होता है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। बट लेकिन इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। तो देखो यहाँ पे दोनों सेम है, तो अगर दोनों सेम होंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर इस कार्बन की बात किया जाए तो इस कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप क्या है आपके, डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं। और अगर कायरल कार्बन है तो ये क्या होता है आपका, ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन होता है, तो क्या बोलेंगे लोग, प्रकाशिक समयावता बोल देंगे। तो सिर्फ और सिर्फ इस एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा आपका, केवल प्रकाशिक समयावता ही होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा आपका, केवल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा तो यहाँ पे क्या होगा, डी-एन-एल फॉर्म को शो करेगा, ठीक है ना। तो 78 का आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हैं 79 की। देखिए 79 की बात करते हैं तो देखिए क्या लिया हुआ है, पानी का पीएच 7 होता है, सही है, ठीक है, ये क्या होगा आपका, तो सही है आपका। चलिए न्यूट्रल पीएच की बात करें, पानी का पीएच 7 होता है। चलिए जब किसी पदार्थ वाई को पानी में घोला जाता है तब पीएच कितना हो जाता है आपका, 13 हो जाता है। तो पूछ रहा आपका यहाँ पे पदार्थ वाई किसका लवण है, वाई पूछ रहा है किसका लवण है, किसका साल्ट है। तो देखिए पीएच अगर बोला जाता है कि पीएच 7 है तो न्यूट्रल होता है, पीएच 7 से कम है तो बोलेंगे हम लोग क्या, एसिडिक पीएच होता है, 7 से ज्यादा हो तो क्या बोलेंगे हम लोग, बेसिक पीएच होता है, और 7 से अगर ज्यादा होता है तो क्वेश्चन अगर 7 से, देखो यहाँ पे क्या दिया है,
पीएच की वैल्यू 30 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा आपका मजबूत क्षार हो जाएगा और क्या होगा आपका दुर्बल अम्ल हो जाएगा। तो इसमें देख लीजिए कौन सा होगा आपका मजबूत क्षार हो जाएगा और क्या होगा आपका दुर्बल अम्ल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए आपका मजबूत अम्ल मजबूत क्षार नहीं, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार नहीं, दुर्बल अम्ल और क्या होगा मजबूत अम्ल नहीं, दुर्बल क्षार और मजबूत अम्ल नहीं, क्या होगा आपका मजबूत क्षार हो जाएगा और क्या होगा आपका दुर्बल अम्ल हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए क्या बोलेंगे दुर्बल अम्ल और क्या होगा आपका मजबूत क्षार हो जाएगा। तो फोर्थ इज यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 79 का आंसर कौन सा होगा आपका फोर्थ। अब बात करते हैं हम लोग हैं 80 की। देखिए देखिए 80 में क्या दिया हुआ है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है आपको मैच करना है। तो देखो क्या दिया, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड का मिलान करें और सूची के नीचे दिए गए कोड्स का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए यहाँ पे बात करें हम लोग क्या, तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है आपका सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, आंसर दीजिए आप लोग जल्दी से। चलिए देखिए अगर हम लोग पराक्साइड की बात करें, देखो पराक्साइड दिया हुआ है, तो पराक्साइड किसमें किसमें होता है, या तो H2O2 हाइड्रोजन पराक्साइड में होगा या फिर क्या होगा आपका Na2O2 में होता है। तो अगर पराक्साइड की बात किया जाए तो इसका स्ट्रक्चर आपका कैसे बन जाएगा, आपका ऐसे बनता है, और जब स्ट्रक्चर आपका ऐसे बनेगा तो वहां पर ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -1 होता है। पराक्साइड की बात करेंगे तो पराक्साइड में ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -1 होता है। क्या होगा आपका -1। तो देखो यहाँ पे क्या होता है पराक्साइड H2O2 और क्या होगा आपका Na2O2 हो जाएगा आपका। चलिए अब सुपर ऑक्साइड की बात करें तो सुपर ऑक्साइड कौन सा हो सकता है आपका, कौन सा होगा आपका KO2 हो सकता है, RbO2 हो सकता है और क्या हो सकता है आपका CSO2 हो सकता है। तो ये तीनों हो सकते हैं, तो क्या होगा सुपर ऑक्साइड क्या होगा आपका थर्ड हो जाएगा। डाइऑक्साइड की बात करें तो डाइऑक्साइड जिसमें 2 ऑक्सीजन होंगे तो क्या होगा आपका लेड डाइऑक्साइड, ये क्या होगा आपका सेकेंड हो जाएगा। सब ऑक्साइड की बात करें तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सब ऑक्साइड की बात करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन सब ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड बोलते हैं। तो मैच कर लीजिए क्या होगा आपका फर्स्ट का 4, ये और ये दो क्या है तो खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। सुपर ऑक्साइड की बात करें KO2 तो KO2 थर्ड, तो देखो यहाँ पे थर्ड है और किसी में थर्ड नहीं है, तो क्या होगा आपका फर्स्ट का 4, सेकेंड का थर्ड और C का सेकेंड और D का क्या होगा फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 80 का फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग हैं 81 की। देखिए आप लोग 81 की बात करें हम लोग, देखिए क्या दिया होगा 81 में, दुखा पूछा गया है निम्नलिखित में से किसमें P पाई D पाई बंद है, P पाई D पाई बंद। तो देखिए यहाँ पे बात करें P पाई D पाई बंद की बात करते हैं तो यहाँ पे अब याद रखिएगा P पाई D पाई, सबसे पहली बात क्या होता है ये जान लीजिए। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें जहाँ पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा वहीं पे क्या होगा आपका P पाई D पाई होता है, और जिसमें D जिसके इलेक्ट्रॉन D सबसेल में जाएंगे और क्या होगा आपका, तो इसका मतलब क्या होगा जो भी फर्स्ट एंड सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं उनमें D ऑर्बिटल क्या होता है आपका एब्सेंट होता है, और थर्ड पीरियड से क्या होता है ऑनवर्ड आपका क्या होता है D ऑर्बिटल क्या होता है आपका प्रेजेंट होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है दोनों एटम क्या है आपके सेकेंड पीरियड के हैं, इसमें तो D ऑर्बिटल होगा ही नहीं, D सबसेल होगा क्या D सबसेल को हम लोग यूज ही नहीं करेंगे। यहाँ दिया है कार्बन और ऑक्सीजन, तो इसमें भी क्या होगा आपका ये दोनों सेकेंड पीरियड के हैं, इसमें भी क्या होगा आपका क्या बोलेंगे हम लोग, इसमें D सबसेल होगा ही नहीं। BO3 इसमें भी नहीं होगा आपका। यहाँ पे देखो SO3-2 की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए SO3-2 की, तो देखिए आप यहाँ हम लोग ऐसे बना लें तो देखो यहाँ पे क्या होगा पाई बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका P पाई हो जाएगा। लेकिन अगर सल्फर की बात किया जाए तो सल्फर क्या है थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका D पाई यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। तो P पाई D पाई की बात करेंगे तो किस में होगा आपका SO3-2, ठीक है ना। तो क्या होगा आपका फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग हैं 82 की बात करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ 82 में, 82 की बात करें देखो क्या दिया आपका बेंजीन C6H6 को अगर कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएं
तो यक्स बन रहा है Cl2 और FeCl3 डार्क के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या बन जाएगा y। पूछ रहा है अभिक्रिया y है। देखिए अभिक्रिया y क्या होगी, तो देखिए अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग हैं कि अगर बेंजीन की रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, कंसंट्रेट HNO3 क्या होता है, बेस की तरह काम करता है और H2SO4 क्या होता है आपका, वीक की तरह काम करता है, वीक एसिड की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। क्या होगा आपका, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, NO2 बन जाएगा आपका। और जब इसके हम लोग Cl2 या फिर Cl3 डार्क के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके यहाँ पे आपका NO2 तो आपका रहेगा ही रहेगा, और इसके देखिए यहाँ पे मेटा पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा आपका Cl। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग देखिए Cl में और NO2 में Cl के प्रियोरिटी का आपको उसके फर्स्ट पे तो मानते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 1 2 3, तो क्या होगा आपका 3 नाइट्रो और उसको बोलते हैं हम लोग क्लोरोबेंजीन। तो क्या बोलेंगे 3 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो यही आपका सही हो जाएगा, सेकेंड इज द राइट आंसर, 3 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ठीक है ना। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हैं 83 की। देखिए 83 में क्या दिया गया आपसे, पूछा है निम्नलिखित में से किस बंधन में सबसे अधिक ऊर्जा है। किस बंधन में, Se में, SS में, TE में और आपका क्या बोलते हैं ऑक्सीजन में। तो याद रखिएगा बंधन ऊर्जा की बात की जाए, देखो बंधन ऊर्जा की बात किया गया है। अगर बॉन्ड एनर्जी की हम लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम पे जाने पर क्या होता है आपका, बॉन्ड एनर्जी, बंधन ऊर्जा क्या होती है आपकी, कम होती जाती है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन आप याद रखिएगा, यहाँ अगर हम लोग बात करें सल्फर और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो सल्फर की बंधन ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा होती है, और ऑक्सीजन की बंधन ऊर्जा क्या होती है आपकी, कम होती है। यहाँ पे पूछा जाता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो याद रखिएगा सल्फर की अगर बात करें तो 49, कितनी होती है सल्फर की, 49 किलो कैलोरी पर मोल होता है। और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो कितना होता है आपका, 33 किलो कैलोरी पर मोल होता है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे सल्फर की बात करेंगे तो इसकी बंधन ऊर्जा क्या होती है, सबसे ज्यादा हो जाएगा आपका। वैसे तो नॉर्मली बात करेंगे तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है आपकी, कम होती है। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हैं 84 की। देखिए 84 की बात करें तो क्या दिया हुआ है, x का मान संकुल मतलब कॉम्प्लेक्स में प्रतीत होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर x का मान की बात करते हैं हम लोग हैं तो यहाँ पे हम लोग बात करें यहाँ पे कैसे होगा आपका, तो देखो हम लोग समझें थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर बात करते हैं संकुल x, यहाँ इसमें x की वैल्यू पूछ रहा है आपसे है तो निकाल लीजिए। यहाँ पे NiCN4 और क्या दिया आपसे x। तो यहाँ पे जानते हैं निकिल कौन सा होगा आपका, निकिल पे कितना चार्ज, नॉर्मली कितना चार्ज होता है, प्लस का 2 चार्ज होता है। तो अगर निकिल पे प्लस का 2 चार्ज होता है और Cn क्या होता है, स्ट्रांग लिगेंड होता है, इससे क्या होता है माइनस का 1 चार्ज होता है, तो 4 है तो क्या लिखते हैं हम लोग, 4 इंटू माइनस क्या होगा आपका 1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका x, जो भी इसके ऊपर क्या होगा, जो भी वैल्यू होगी उसको हम लोग क्या करते हैं, इज इक्वल टू के ऊपर हम लोग ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे निकाल लीजिए प्लस का 2 माइनस क्या होगा आपका 4, सॉरी प्लस का 2 देखिए प्लस का 2 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या होगा आपका x हो जाएगा, और इसको काट दीजिए तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका -2 आ जाएगा। ठीक है ना। इसको से काट दीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो यहाँ पे क्या होगा 84 का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस संकुल में x की वैल्यू क्या होगी आपकी -2 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 85 की। देखिए अगर हम लोग 85 की बात करें, देखो क्या पूछा गया 85 में, पूछा गया सम PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2 में PCl5 अल्फा के विघटन की मात्रा साम्य अवस्था पर दाब से संबंधित है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा।
जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। चलिए सभी लोग का आंसर सही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बात करें, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की बात करें, गिब्स क्या हो रहा है आपका PCl3 अब प्लस क्या होगा आपका, क्या बोलेंगे आप लोग, Cl2। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, अगर T इज इक्वल टू 0 पे क्या है, इसको हम लोग मान लें, हम लोग क्या 1 मान लें, यहाँ पे क्या होगा आपका 0 और 0 होगा आपका। T इज इक्वल टू क्या होगा आपका, इक्विलिब्रियम में साम्य में हम लोग इसको क्या मान लें, अल्फा मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये जितना डिसोसिएट होगा वो इतने दोनों क्या बनेंगे आपके, बनेंगे। तो क्या होगा आपका 1 माइनस अल्फा, यहाँ पे क्या होगा आपका अल्फा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अल्फा। ठीक है ना। अब यही पे क्वेश्चन पूछ दे टोटल मोल, तो टोटल मोल निकाल लीजिए। टोटल मोल की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा आपका यहीं पे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा और क्या होगा आपका प्लस अल्फा। तो एक अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका 1 प्लस अल्फा हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या निकाल लें, यहाँ पे Kp की वैल्यू निकाल लें, ठीक ना। तो Kp की वैल्यू निकाल लें तो कैसे निकालेंगे, Kp इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, प्रोडक्ट अपान क्या होता है आपका रिएक्टेंट होता है। तो देखो यहाँ पे अल्फा, तो क्या लें Kp इज इक्वल टू, यहाँ लिख दिया हम लोग क्या अल्फा उसके मोल अपान टोटल मोल इनटू क्या होगा आपका टोटल प्रेशर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है आपका अल्फा अपान, देखो अल्फा और उसके मोल अपान टोटल मोल, तो क्या होगा आपका 1 प्लस अल्फा इंटू क्या लिखे हम लोग P लिख देते हैं, ठीक है ना, इंटू इसके लिए निकालें हम लोग तो अल्फा अपान 1 प्लस अल्फा क्या होगा आपका इंटू टोटल प्रेशर अपान रिएक्टेंट की बात करें तो क्या होगा आपका, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस अल्फा अपान क्या होगा आपका 1 प्लस अल्फा इंटू क्या होगा आपका टोटल प्रेशर। अब देखिए जब इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो इससे क्या होगा आपका एक वैल्यू ये कट जाएगा, प्रेशर से प्रेशर की वैल्यू कट जाएगी, तो क्या बचेगा आपका Kp इज इक्वल टू, Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखिए अल्फा स्क्वायर डॉट P अपान, देखिए अब जब 1 प्लस अल्फा और 1 माइनस अल्फा दोनों मिलकर क्या बना देंगे 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, तो क्या होगा आपका 1 माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग हैं कि अगर हम लोग ऐसे बोले आपसे कि क्या अगर 1 माइनस अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है तो देखते हैं 1 माइनस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू बहुत छोटी है, तो अगर इसको हम लोग 1 मान लें तो जब वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो क्या लिख देंगे हम लोग, क्या Kp इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आपका P। और अगर क्या इसको हम लोग क्या बोलते हैं Kp की वैल्यू हम लोग 1 मान लें तो क्या होगा आपका, यहाँ बोल देंगे हम लोग अल्फा स्क्वायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P हो जाएगा और अल्फा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान रूट प्रेशर के हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग क्या अल्फा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा 1 अपान रूट P हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 86 की, खंड बी की बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या दिया, खंड बी में पूछा जाएगा आपसे, तो देखो क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ आपसे, 0.53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को 100 मिलीलीटर सोडियम कार्बोनेट विलयन में मिलाया जाता है, विलयन की नॉर्मलता होगी। तो आप देखिए अगर नॉर्मलता पूछ रहा है तो नॉर्मलता n इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है आपका वेट अपान क्या बोलेंगे हम लोग इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, ठीक है ना, इनटू क्या होगा आपका 1000 अपान वॉल्यूम किसमें होगा आपका मिलीलीटर में हो जाएगा। तो वेट कितना दिया आपका है, देखिए सोडियम कार्बोनेट का वेट कितना दिया आपका, दिया हुआ आपका 0.53 दिया हुआ है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपान क्या होता है वैलेंसी फैक्टर, और इसकी जो वैल्यू पूछा जाएगा क्या मॉलिक्यूलर वेट तो कितना आएगा आपका 106 आता है, ठीक है ना। तो 106 क्या करेंगे 106 डिवाइड बाई क्या होगा आपका 2, क्योंकि दो क्या है, दो सोडियम आयन है तो दो आयन को क्या करेगा डिस्प्लेस करेगा, तो क्या होगा 106 डिवाइड बाई 2 इनटू क्या कर देंगे 1000 अपान वॉल्यूम कितना दिया है आपका 100।
तो देखिए इसको अगर काट देंगे तो कितना का आपका 53 आ जाएगा। अब 53 से इसको हम लोग क्या करें, डिवाइड करेंगे तो 0.01 आ जाएगा। और 0.01 आएगा, देखो यहाँ पे तो क्या होगा आपका, यहाँ पे 0.01 इंटू 1000 अपान क्या हो जाएगा आपका 100। इसे 2 काट दीजिए तो क्या होगा आपका, इसको दोनों के वैल्यू नीचे, इसको दशमलव को हटाइए तो यहाँ क्या होगा, इंटू क्या कर दें हम लोग 100 लिख दें, तो यहाँ से 0 और काट दीजिए तो क्या होगा आपका 1/10 हो जाएगा। इसका मतलब बोल देंगे नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होगा आपका n/10 या 1/10। तो ऐसे लिख दीजिएगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या बोलेंगे n/10 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे बोलेंगे थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो 86 का आंसर क्या होगा आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है ना, बोलिए। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग है 87 की बात करें हम लोग। देखिए 87 में क्या दिया हुआ आपका है, देखिए अभिक्रिया पूछा गया है, डेटा की वैल्यू पूछा गया है। देखो अभिक्रिया के लिए प्रायोगिक डेटा इस प्रकार दिया गया है, तो पूछ रहा है दर, अभिक्रिया की दर के लिए सबसे संभावित समीकरण लिखें। तो क्या होगा आपका, इसमें हमको ये देखना होता है क्या क्या रेट इज इक्वल टू क्या होता है, आप कैसे लिखेंगे हम लोग, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर क्या होता है x और b की पावर क्या लिखते हैं हम लोग हैं y। ठीक है ना, तो यहाँ पे रेट के की क्या, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर x और b की पावर y। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखें, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किसकी, यहाँ देखो इक्वेशन जो दी हुई है, या तो फिर इसको पहले मैच कर लीजिए या फिर इसको मैच कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बी को हम लोग मैच कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, बी को अगर मैच कर लेते हैं तो रेट की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, क्या बोलते हैं हम लोग, क्या इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड मान लें और इक्वेशन हम लोग इसको थर्ड मान लें। तो बोलते हैं हम लोग क्या, थर्ड डिवाइड बाय क्या हो जाए आपका सेकेंड। देखिए थर्ड डिवाइड बाय सेकेंड करें तो 3.2 इंटू 10 टू द पावर -4 अपान 3.2 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा के और ए की वैल्यू कितना दिया आपका, देखो यहाँ पे 3 की बात करें तो क्या हुआ 1.0, क्या बोलेंगे 1.0 की क्या करें 1.0 की पावर क्या होगा यहाँ पे x अपान, यहाँ देखिए और b की वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे देखिए 1.0, कितना होगा आपका 1.0। तो देखो क्या होगा आपका x 1.0 और क्या होगा आपका अपान, यहाँ करेंगे क्या k 0.5 क्या होगा आपका यहाँ पे x। लेकिन अगर b की बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1.00 अपान क्या हो जाएगा 1.00, यहाँ क्या हो जाएगा आपका y। तो ये तो वैल्यू कट जाएगी, यहाँ पे ये भी वैल्यू कट जाएगी और यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ पे तो दिया जाए तो 5 दूना 10 हो जाए, कितना देखो यहाँ पे, तो या हम लोग ऐसे के अपान के काट देंगे तो क्या होगा आपका 1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका 1/5, यहाँ पे क्या लिख दें हम लोग x लिख दें। तो देखो आपका क्या होगा आपका, इसको हम लोग ऐसे बोले तो क्या बोलेंगे, पॉइंट कर देंगे क्या 1/5, तो क्या बोल दें हम लोग, क्या अगर क्या बोले हम लोग 1/5 तो क्या 0 पॉइंट क्या बोलेंगे 0.2, क्या होगा आपका 0.2 हो जाएगा। सॉरी, इसको हम लोग ऐसे लिख दें थोड़ा सा, पॉइंट को हटाएंगे तो देखो यहाँ पे क्या 1 आया, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका, पॉइंट को हटाएंगे तो क्या होगा आपका, देखो यहाँ पे तो 10 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका 5, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग x और यहाँ पे काट देंगे तो कितना आएगा आपका, क्या बोलेंगे हम लोग, देखिए 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या लिख देंगे 2 की पावर 0 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा आपका 2 की पावर x और x इज इक्वल टू 2 की पावर 0 क्या होता है आपका 1 होता है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग क्या करें, हम लोग यहाँ पर क्या करें हम लोग, अब हम लोग इन दोनों को मैच कर देंगे। ठीक है ना, तो इन दोनों को मैच करें तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, देखिए तो इसको हम लोग निकालेंगे दर, तो यहाँ पे क्या होगा आपको बोलते हैं हम लोग क्या सेकेंड डिवाइड बाय क्या बोलते हैं हम लोग फर्स्ट बोल दें। तो सेकेंड डिवाइड बाय अगर फर्स्ट होगा तो देखो आप कैसे बोलेंगे हम लोग, क्या 3.2 इंटू 10 की पावर क्या होगा आपका -4 डिवाइड बाई यहाँ पे 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -4 और देखो ये वैल्यू क्या हो गई सेम हो गई, तो इक्वल टू हम लोग ऐसे लिख देंगे हम लोग 0.50, यहाँ पे के भी लिख दीजिएगा के अपान के 0.50, ये वैल्यू क्या हो गई आपकी x हो गई। और y की बात करें हम लोग तो क्या होगा आपका 1.0 अपान 0.5, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका y। अब देखिए ये वैल्यू तो कट गया आपका, ये भी वैल्यू कट गया और इसको हम लोग काटेंगे तो कितना होगा आपका 16 दूना 32 2 आ जाएगा। और इसको हम लोग काटेंगे तो कितना अभी आया था
देखो पॉइंट को ऊपर कर देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 5 कितना होगा 2, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा आपका y, और 2 की पावर 1 कितना होता है आपका 2 होता है, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पूछा जाएगा तो क्या रेट कैसे निकालेंगे, तो निकाल दीजिएगा रेट इज इक्वल टू क्या होगा आपका, रेट इज इक्वल टू के क्या होगा आपका, एक हो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो क्या बोलेंगे हम लोग a की पावर क्या हो जाएगा आपका, a की पावर क्या हो जाएगा आपका x की वैल्यू 0 और b की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो y की वैल्यू कितना दिया आपका 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे b2 की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बात करेंगे तो क्या होगा दर यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे क्या b2, तो यही आपका आंसर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ये थोड़ा कैलकुलेटिव था लेकिन क्वेश्चन अच्छा था, आता जरूर आपका है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 88 की। देखिए 88 की हम लोग बात करें, अगर मान लीजिए तो क्या लिखा हुआ है, अभिकारक x और उत्पाद y को पहचाने। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पूछ रहा है आपसे क्या x और y क्या होंगे, तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू पूछा है और यहाँ पे क्या पूछा आपसे है y की वैल्यू। अब देखिए अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ पूछो एसीटोन दिया है CH3COCH3, तो इसको हम लोग ऐसे बना दें, इसको हम लोग ऐसे लिख दें CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH3। तो अगर हम लोग देखो यहाँ पे क्या बन गया आपका, ये बना हुआ है, इसका मतलब क्या लेंगे हम लोग, क्या यहाँ पे ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो क्या होगा MgCl हो, तो MgCl की बात करें और क्या मिथाइल हो, देखो यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो क्या CH3MgCl, CH3MgCl यही तो आपका हो सकता है, क्योंकि देखो C2H कहीं पे है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ये दोनों वैल्यू कोई ना कोई हो सकती है। चलिए अगर इस बांड को हम लोग तोड़ेंगे पाई बांड को, तो यहाँ पार्शियल निगेटिव चार्ज, यहाँ क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इन दोनों की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा प्लस, यहाँ पे क्या आएगा आपका माइनस, तो ये तो आपका हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोलिसिस की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा आपका, अगर हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे x क्या हम लोग ले लेंगे प्लस क्या ले लें हम लोग CH3 क्या ले लें हम लोग Mg और क्या ले लें हम लोग Cl ले लेंगे। तो CH3Mg अगर Cl ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा आपका, यही प्रोडक्ट आपका बनेगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका बांड तोड़ेंगे तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या होगा माइनस, यहाँ माइनस के साथ प्लस, यहाँ पे का CH3 जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा आपका O क्या बनेगा OMgCl हो जाएगा। और जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे जो OMg जो Cl होता है यहाँ पे H और यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, तो क्या प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा आपका CH3C, यहाँ पर CH3 और क्या बन जाएगा आपका OH प्लस क्या जो बनाया आपने है Mg, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका OH और क्या होगा आपका Cl। तो ये क्या होगा, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन कौन सी होती है आपकी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, क्या होते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, देखिए थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो क्या बोलेंगे हमको 3 डिग्री एल्कोहल बन रहा है, कौन सा बन रहा है आपका 3 डिग्री एल्कोहल हमारा बन रहा है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 89 क्वेश्चन की। देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में ओ बंध लंबाई बढ़ने का सही क्रम है। तो देखिए अगर बंध लंबाई की बात किया जाए तो हम लोग कैसे समझेंगे, अगर बंध लंबाई की बात किया जाए तो हम लोग ऐसे समझते हैं, देखिए हम जानते हैं कि बॉन्ड आर्डर, थोड़ा सा इसका फॉन्ट हम लोग थोड़ा सा और बढ़ाते हैं हम लोग। चलिए देखिए यहाँ पे क्या दिया आपका बॉन्ड आर्डर, क्या होगा आपका बॉन्ड आर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपका बॉन्ड लेंथ होता है। तो बंध क्रम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका बंध लंबाई होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया बंध लंबाई के बढ़ते हुए क्रम में, तो जिसका बॉन्ड आर्डर जितना ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है उतनी ही कम होती है। तो देखिए यहाँ आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन कौन सा दिया आपका है H2O2 दिया हुआ है, H2O2 की बात किया जाए, O2 की यहाँ बात किया जाए और किसकी बात करेंगे हम लोग O3 की। तो देखिए H2O2 की बात किया था, कितने इलेक्ट्रॉन इसके होंगे, देखिए ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 होते हैं, तो 8 2 जा 16 + 2 कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। जब 18 की बात करेंगे और 18 इलेक्ट्रॉन वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है आपका 1.0 होता है। ऑक्सीजन O2 की बात किया जाए तो कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर, देखो ऑक्सीजन 8 दूना 16 इलेक्ट्रॉन वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2.0। और O3 की बात किया जाए तो O3 का कितना हो जाएगा आपका 1.5 कैसे आएगा, यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं।
यहाँ पे डबल बॉन्ड आप ऐसे जोड़ लीजिए और आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे जोड़ लीजिए। कितने बॉन्ड है? 3 है। टोटल बॉन्ड अपन क्या करेंगे हम लोग रिजोनेटिक स्ट्रक्चर से देख सकते हैं, तो क्या होगा आपका 3 डिवाइड बाई 2 कितना जाएगा 1.5। तो देखिए इसका क्या बोलेंगे, देखिए इसका का बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है सबसे ज्यादा है। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम उसकी बॉन्ड लंबाई बंध लंबाई उसकी होगी सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना कम उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी सबसे ज्यादा। तो देखिए बंध लंबाई का क्रम पूछा गया है, तो H2O2 का क्या होगा आपका बंध लंबाई सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा आपका O3 आ जाएगा 1.5 और O2 का कितना होगा आपका 2। तो क्या होगा आपका थर्ड इज यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 90 क्वेश्चन की। देखिए 90 क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 40%, हाइड्रोजन 13.3% एंड नाइट्रोजन 46.7% क्रमशः हैं। इसका मूलानुपाती सूत्र है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें एलिमेंट की तो ऐसे लिखते हैं हम लोग क्या, एलिमेंट की बात करें तो कौन कौन से हैं, कार्बन आपका है, हाइड्रोजन और कौन सा है आपका है नाइट्रोजन। देखिए अगर हम लोग बात करें परसेंटेज की तो परसेंटेज कितना दिया आपका कार्बन का 40%, इसका दिया है आपका हाइड्रोजन का 13.3% और नाइट्रोजन कितना दिया है 46.7%। यहाँ बात करें हम लोग क्या एटॉमिक वेट की बात करते हैं तो एटॉमिक वेट कितना दिया है, कार्बन का कितना होगा आपका 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 और नाइट्रोजन कितना होता है आपका 14। अब हम लोग क्या करेंगे परसेंटेज डिवाइड बाय क्या होगा आपका एटॉमिक वेट हो जाएगा। अब परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक वेट की बात करें तो 14 डिवाइड बाय क्या होगा आपका 12, यहाँ पे 13.3 डिवाइड बाय क्या होगा आपका 1 और यहाँ पे क्या होगा आपका 46.7 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका 14। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे देखिए हम लोग डिवाइड करें तो 14 डिवाइड बाय 12 की करेंगे तो कितना आएगा आपका 3.33, यहाँ करेंगे हम लोग तो कितना आएगा आपका 13.3 आ जाएगा। इसकी बात करें तो क्या होगा आपका 42 3.3 आ जाएगा आपका। अब इसमें हम लोग बोले हैं तो रेशियो क्या होगा आपका, सिंपलेस्ट क्या बोलेंगे रेशियो। अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे तो रेशियो कैसे होगा, जो इसमें सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको सब में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 3, यहाँ पे करेंगे 3 इसका 2 लगभग आ जाएगा 3.2, तो 3.3 डिवाइड बाई 3.2 यहाँ पे आ जाएगा 13.3 डिवाइड बाई क्या होगा आपका 3.2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 3.2। तो इसका काटेंगे तो कितना आएगा आपका 1, इसका कितना 3 चौका 12 4, यहाँ पे कितना आएगा आपका 1। तो मतलब क्या बोलेंगे सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा आपका, सिंपलेस्ट रेशियो की बात किया जाए तो क्या होगा आपका 1:4 रेशियो क्या हो जाएगा आपका 1। तो इसका मतलब हम लोग देख सकते हैं क्या इंपेरिकल फार्मूला, मतलब बोले हम लोग मूलानुपाती, क्या बोले हम लोग मूलानुपाती सूत्र की बात किया जाए तो मूलानुपाती सूत्र आपका क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या होगा आपका CH4 और क्या होगा आपका N। तो क्या लिख देंगे C, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका H4 और क्या हो जाएगा आपका N हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन पूछता कब क्या मूलानुपाती सूत्र का मास कितना होगा। तो देखिए नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14 और प्लस कितना होगा 4 18 और प्लस 12 कितना होगा आपका 30। तो कितना होगा मूलानुपाती सूत्र मास कितना होगा आपका, कितना होगा आपका 30 ग्राम होगा। तो बोलेंगे क्या बोलेंगे इंपेरिकल फार्मूला वेट। तो हम लोग क्या बोल देंगे इसको, हम लोग इंपेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा आपका वेट हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन आपसे क्या पूछा है सिर्फ और सिर्फ मूलानुपाती सूत्र, तो क्या हो जाएगा आपका CH4 और N। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग हैं 91। देखिए सर 91 में क्या दिया आपका है, 91 में दिया हुआ आपका क्या एक कंपाउंड दिया हुआ है, उसमें पूछ रहा है कार्बन परमाणु फर्स्ट की और कार्बन परमाणु सेकेंड के बीच बनने वाले बंध में कार्बन पर कौन कौन सा संकरण है। तो देखिए सर यहाँ पे दिया हुआ आपका क्या नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन, यहाँ दिया आपका CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या दिया आपका CH2। अब देखिए सर इसको हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से बना दें, इसको हम लोग ऐसे देखें तो C ले लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए
यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं। तो यहाँ दिया आपका फर्स्ट कार्बन, यहाँ दिया है सेकेंड कार्बन, यहाँ दिया आपका थर्ड कार्बन। तो देखिए यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड होगा और यहाँ पे क्या होगा आपका, इस कार्बन की बात किया जाए तो क्या होगा आपका एक सिग्मा बॉन्ड। देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका एक सिग्मा बॉन्ड होगा और ऊपर नीचे वाले क्या होंगे आपके पाई बॉन्ड हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा आपका सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर भी क्या एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे क्या होगा आपका एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड हो जाएगा। इस कार्बन की बात किया तो यहाँ पे सिग्मा सिग्मा और क्या आपका सिग्मा। तो अगर इस कार्बन की बात करें हम लोग तो इसका क्या होगा आपका बताइए, इसका पूछा जाएगा कि बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो देखो 2 ही सिग्मा बॉन्ड है तो क्या होगा आपका sp हो जाएगा। और इस कार्बन की बात किया तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है तो सेकेंड कार्बन का संकरण क्या हो जाएगा आपका sp2 हो जाएगा। और तीसरे वाले कार्बन की बात किया जाए तो इसका भी क्या होगा आपका sp2 हो जाएगा। और हम जानते हैं अगर क्या है पूछा जाएगा sp तो sp साहब कैसे होते हैं, लीनियर। जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है उसका पूछा जाएगा क्या, उसका शेप और ज्योमेट्री क्या होगी आपकी लीनियर। और sp2 वाले की क्या होगी बताओ, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोले हम लोग, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछा गया फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन का तो देखो sp और क्या होगा आपका sp2 हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे हम लोग, sp एंड sp2 हो जाएगा। थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं 92 की। देखिए 92 में क्या दिया हुआ आपका है, पूछा एक्वा रेजिया की संरचना क्या है। तो याद रखिएगा एक्वा रेजिया की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा आपका, सांद्र HCl के 3 मोल लेते हैं और 1 मोल लेते हैं क्या, सांद्र नाइट्रिक एसिड लेते हैं। याद रखिएगा आप लोग, ये डी ब्लॉक का क्वेश्चन है। डी ब्लॉक क्वेश्चन में आता है कि सांद्र क्या 3 सांद्र HCl लेंगे और 1 सांद्र क्या ले लेंगे हम लोग, नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं। तो ये आपका याद करने वाला क्वेश्चन था, ये हमको याद करना है। तो क्या होगा आपका 3 सांद्र HCl और क्या होगा आपका 1 सांद्र क्या होगा आपका HNO3, ठीक है। आइए बात करते हैं हम लोग क्या 93 की। देखिए 93 की बात किया जाए तो 93 की बात करें तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके नीट के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपका आया भी था। तो देखिए क्या लिखा हुआ, रिडक्स एक अभिक्रिया दिया हुआ है, पूछ रहा है ABC की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या बोलेंगे, MnO4 माइनस, ऐसे पहले हम लोग लिख देते हैं MnO4 माइनस प्लस क्या होगा आपका C2O4 क्या दिया आपका -2 प्लस क्या दिया आपका H प्लस आयन। फिर हम लोग क्या लिख दें, इक्वेशन बना दें हम लोग, Mn प्लस का 2 है प्लस क्या है आपका CO2 है और प्लस क्या है आपका H2O, ठीक है ना। अब देखिए सर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसके कलर को चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग बात करें तो देखो यहाँ पे कैसे हम लोग करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे हम लोग बात करें इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, कितना होगा आपका प्लस का 7 और इसका निकालेंगे तो कितना आएगा प्लस का 2। अब इसमें क्या होगा आपका रिडक्शन हो रहा है और जब रिडक्शन हो रहा है और कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है बताओ, 5 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। 5 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे चेंज हो रहा है। यहाँ बात करें कार्बन का तो कार्बन का ऑक्सीकरण अंक निकालोगे तो 4 दूना 8 -2 6 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा आपका प्लस का 3 हो जाएगा। और इस कार्बन की बात की जाए तो कितना होगा आपका प्लस का 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे +3 से प्लस का 4 में जा रहा है, 1 का चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 कार्बन है तो इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 2 है यहाँ पे 5 है तो क्या करें, दोनों का अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मतलब क्या करिए, इसमें क्या करिए आप करिए क्या 2 से मल्टीप्लाई और इसमें क्या कर दिया 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग हैं, अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए क्या हमारा आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 और यहाँ पे कितना होगा आपका 5 और फिर यहाँ पे क्या होगा आपका 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5। लेकिन अगर 5 करेंगे तो 5 को यहाँ पे देखो कितने कार्बन है 5 × 10, यहाँ पे क्या कर दीजिए आप 10 लिख दीजिए, ठीक। अब ये तो बैलेंस हो गए। अब देखो यहाँ पे क्या करें हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं तो 10 2 × 20, इधर कितना है 5 4 × 20 प्लस 8 28। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं हम लोग 8H2O लिख देते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग 8H2O और 8H2 यहाँ पे वो है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं आपके हैं 8 2 × 16, यहाँ पे कितने हैं 1, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं हम लोग 16H+। इसका मतलब सर समझना हमको है क्या पूछा ABC, तो हम लोग समझें A की वैल्यू क्या दिया हुआ आपका है, यहाँ पे देखो 2 दिया हुआ है और B की वैल्यू की बात करें तो कितना दिया हुआ आपका है, देखो यहाँ B की वैल्यू क्या दिया आपका 5
और सी की वैल्यू देखो क्या दिया आपका है 16। और यही पूछ लेता आपसे क्या क्या आपसे डी ई एफ की वैल्यू, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, देखो यहाँ पे दिया हुआ है डी की वैल्यू 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, देखो यहाँ पे क्या होगा आपका 10 हो जाएगा। और यहाँ पे बोला जाए तो यहाँ पे बात देखिएगा, लेकिन पहले बैलेंसिंग कर लेंगे हम लोग, तो देखो यहाँ पर 10 हो जाएगा और सी ई एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, यहाँ पे क्या होगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपसे ए बी सी पूछा है तो ए बी सी की वैल्यू क्या होगा 2, 5, 16, सेकेंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 93 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका सेकेंड इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्या बोलते हैं 94 की। देखिए 94 की बात करें हम लोग, देखिए क्या लिखा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सबसे अधिक अम्लीय है, तो याद रखिएगा सबसे अधिक अम्लीय की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या दिया आपका है, ये आपका एक कंपाउंड दिया, दूसरा ए दिया है, तीसरा ए दिया है, चौथा आपका ए दिया हुआ है। जहां पे बेंजीन रिंग पे आपका क्या हो जाए आपका NO2 ग्रुप जुड़ता है वो क्या होता है आपका स्ट्रांग, ये क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, जानते हैं आप लोग इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होता है। और यहाँ पे क्या होता है -I और -R शो करता है। तो याद रखिएगा एसिडिक स्ट्रेंथ की बात किया जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है -I, -R होता है और +I, क्या होता है +R होता है। तो देखो जिसपे I की -I की या -R की वैल्यू जितना ज़्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होता है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा आपका सेकेंड इज द राइट आंसर होगा। CH3 पे क्या लगता है आपका प्लस का I लगता है। ठीक है ना, तो ये आपका क्या होगा आपका यहाँ पे बेंजीन है रेजोनेंस भी होगा तो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप क्या होगा इसमें -I -R हो जाएगा। तो क्या होगा आपका सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा, सबसे अधिक अम्लीय होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं 95 की। देखिए 95 में सर क्या दिया हुआ है, 95 की बात करें देखा हुआ है H2O के निर्माण की ऊर्जा इतना दिया हुआ आपका उष्मा तथा H2O2 के लिए इतना दिया हुआ है, अभिक्रिया ये दिया हुआ है। पूछ रहा है एंथैल्पी परिवर्तन, तो एंथैल्पी हम लोग परिवर्तन जानते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू क्या होता है आपका H2 -H1 होता है। मतलब क्या बोलेंगे प्रोडक्ट अपॉन क्या होगा आपका रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या करें हम लोग, यहाँ पे देखो यहाँ पे दो मोल दिए हुए हैं, इसका मतलब क्या होगा प्रोडक्ट की वैल्यू ए हो जाएगी और रिएक्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी ए हो जाएगी। देखो यहाँ पे 2 × H2O के कितना दिया हुआ है -188 और माइनस यहाँ पे माइनस क्या होगा 2 दिया हुआ है, 2 × क्या हो जाएगा आपका, देखो ऐसे ऐसे थोड़ा हम लोग लिख दें इसको 2 × माइनस कितना दिया आपका है 286, कितना होगा आपका 286। तो देखिए इसको हम लोग क्या करें मल्टीप्लाई कर दें, माइनस का 376 और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ कितना होगा आपका, कितना होगा आपका 572, यहाँ का आपका 376 हो जाएगा। अब 572 और 376 की बात करें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका प्लस में आएगा आपका 196 हो जाएगा आपका किलो जूल हो जाएगा। क्या होगा आपका किलो जूल पर मोल हो जाएगा। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन इधर क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हम लोग क्या 96 की। 96 में देखिए क्या लिखा हुआ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 96 में, जब ग्लूकोज को ब्रोमीन पानी से अभिक्रिया किया जाता है तो प्राप्त उत्पाद है। तो देखिए ग्लूकोज का सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं एसिटिक अम्ल, सैकरिक अम्ल, ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड ग्लूकोनिक अम्ल। तो देखिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाए तो क्या होगा आपका CHO, यहाँ क्या होगा आपका CHOH और क्या हो जाएगा आपका 4, फिर हम लोग क्या लिख देंगे हम लोग CH2OH। जब इसको हम लोग ब्रोमीन वाटर के साथ Br2 वाटर के साथ हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो बताओ क्या बनता है आपका, यहाँ पे जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है किसमें चेंज हो जाता है आपको बताइए एसिड में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है बताइए एसिड में चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा आपका COOH, यहाँ क्या हो जाएगा आपका CHOH4 और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH2 और क्या हो जाएगा आपका OH।
बताइए इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लूकोनिक एसिड। क्या बोलते हैं हम लोग हैं? ग्लूकोनिक अम्ल। ठीक है ना? तो यही ऑप्शन क्या होगा आपका? फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए आप लोग। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 97 क्वेश्चन की। देखिए 97 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दो कथन दिए हुए हैं। कथन एक को क्या, एक को कथन और दूसरे को कारण माना गया है के रूप में लेबल किया गया है। पूछा है कथन ए, एसिटाल्डिहाइड तनु क्षार के साथ अभिक्रिया करके एल्डोल बनाता है। एकदम सही है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन की बात करते हैं तो क्या बोलेगा? एसिटाल्डिहाइड मतलब क्या बोलेंगे हम लोग? CH3CHO के दो मोल हम ले लेते हैं। CH3CHO हम ऐसे लिखते हैं प्लस, यहाँ पे हम लोग ले लें CH3CHO के दो मोल ले लेते हैं और हम लोग डाइल्यूट, देखो छाड़ दिया हुआ है, डाइल्यूट हम लोग बोल दें क्या? डाइल्यूट NaOH या KOH ले लें। तो डाइल्यूट छाड़ ले लें, डाइल्यूट NaOH या KOH लेते हैं तो क्या बनता है? सबसे पहले यहाँ का क्या, अगर हम लोग ऐसे बनाएं तो कार्बन के बाद डबल बॉन्ड फिर ऑक्सीजन है, तो इंटरमीडिएट क्या बन जाएगा आपका? CH3 यहाँ पर CHOH, और जब इसका क्या एक H इसके पास चला गया ऑक्सीजन के पास तो क्या बन जाएगा आपका? CH2OH। ठीक है ना? क्या बन जाएगा आपका? देखो CH2CHO क्या बनेगा? देखो आप CH2CHO। ठीक है ना? अब देखिए CH3CHOH यहाँ पर क्या बनेगा आपका? CH2 और फिर क्या हो जाएगा आपका? CHO। ठीक है ना? जब इसको हम लोग हीट करेंगे, क्या करें हम लोग? हीट कर देंगे तो यहाँ से OH और यहाँ से क्या H निकल जाएगा, मतलब H2O निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड क्या बन जाएगा आपका? CHO। तो देखिए ये क्या बन जाएगा आपका? एसिटाल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, एकदम सही है। इसके पास क्या होता है? 3 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। क्या होते हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। याद रखिएगा, अगर हम लोग एल्डोल संघनन की बात करते हैं तो क्या बनता है आपका? है यहाँ पे देखिए 3 अल्फा हाइड्रोजन होता है, डाइल्यूट NaOH या KOH लेते हैं। और यही कैनिजारो रिएक्शन की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग? क्या यहाँ के उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है ना? या CHO ले लेते हैं। ठीक है ना? तो याद रखिएगा यहाँ पे एल्डोल संघनन की बात कर रहा है तो क्या होगा आपका? डाइल्यूट NaOH या KOH हो जाएगा आपका, और इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो कथन और कारण दोनों सही है यहाँ पे। इसका मतलब जब कथन कारण दोनों सही है तो कथन कारण का क्या करेगा आपका? सही स्पष्टीकरण है। ठीक है ना? तो 97 का कौन सा हो जाएगा आपका? फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं 98 की बात करें हम लोग। देखिए 98 में क्या दिया हुआ है? 98 की बात करें तो देखो ClF3 अणु में इलेक्ट्रॉन के एकांकी युग्म भूमध्य रेखीय स्थिति पर स्थान घेरते हैं, जिससे निम्न न्यूनतम हो जाता है। क्या होता है? जब हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे। देखिए स्ट्रक्चर आपका ऐसे बनता है, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। यहाँ पे Cl ले लीजिए, यहाँ पे F ले लीजिए। जब इसके हम लोग क्या करें? इसको देखो, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए? 7 होते हैं। तो देखिए हम लोग ऐसे इसको स्ट्रक्चर बना दें। देखिए जब इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या दोनों लोन पेयर आ जाएंगे तो क्या लोन पेयर बॉन्ड पेयर में क्या होगा? रिपल्सन कम होता है, स्टेबिलिटी क्या हो जाती है इसकी? ज्यादा। ये एक्सियल होता है, सब क्या होते हैं आपके? इक्वेटोरियल होते हैं। तो यहाँ एकांकी युग्म, देखो एकांकी युग्म प्रतिकर्षण और एकांकी युग्म एक क्या बोलेंगे? बंद युग्म प्रतिकर्षण क्या हो जाएगा आपका? कम हो जाता है, और स्टेबिलिटी क्या करता है आपका? बढ़ा देता है। तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा इस क्लोरीन का बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? तो आप बताइएगा क्या होगा आपका? sp3d हो जाएगा। और क्वेश्चन पूछा जाएगा इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? तो याद रखिएगा इसकी ज्योमेट्री क्या होगी आपकी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या होगा आपका? ट्राइगोनल
बाई पिरामिडल, क्या होगा आपका ज्योमेट्री होगा। और यही पूछेगा शेप क्या होगा, तो शेप बता दीजिएगा आप लोग, शेप कैसा होगा आपका टी शेप हो जाएगा। क्या होगा आपका टी शेप हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका 98 का आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बोलिए, चलिए अब हम लोग बात करते हैं 99 की बात करें। देखिए 99 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित सही कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से मिलाइए। देखिए कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकेंड दिए हुए हैं। पूछा गैसों के लिए, क्या दिया आपका है, गैसों के लिए समान टेम्परेचर और प्रेशर पर आयतन के मोलों की संख्या समान होती है, ये किससे मैच करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या, अगर मोलों की संख्या समान होती है तो ये क्या होता है आपका आवागाद्रो परिकल्पना को प्रदर्शित करेगा, ठीक है ना। यहाँ बात करें हम लोग क्या, देखो मोल प्रभाज और मोललता की बात किया जाए, यहाँ मोल प्रभाज कामा मोललता परसेंटेज वेट बाई वेट ले लीजिए या पीपीएम ले लेते हैं, ये क्या होते हैं टेम्परेचर पे क्या होते हैं आपके इंडिपेंडेंट होते हैं, तापमान से क्या होते हैं आपके स्वतंत्र होते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा आपका, ये क्या होंगे आपके फर्स्ट हो जाएंगे आपके। तो देखो फर्स्ट क्या होगा आपका सेकेंड और थर्ड का क्या होगा आपका फर्स्ट। तो फर्स्ट का सेकेंड, देखो फर्स्ट का सेकेंड ये दोनों दिए हुए हैं, तो ये दोनों तो पहले कैंसिल हो गए। अब देखो थर्ड का क्या दिया आपका फर्स्ट, देखो थर्ड का क्या दिया आपका फर्स्ट दिया हुआ है, तो यही क्या होगा आपका। देखिए इथाइलिन, इथाइन और बेंजीन की बात करेंगे तो तत्वों का प्रतिशत समान होता है, मतलब क्या होगा आपका तत्वों का प्रतिशत क्या होगा आपका समान हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका 99 की बात किया जाए तो देखो यहाँ पे सेकेंड का क्या हो जाएगा आप बताइए, फर्स्ट क्या होगा आपका सेकेंड, सेकेंड का क्या होगा आपका फोर्थ, सी का क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट। और गतिशील संतुलन की बात किया जाए तो यहाँ क्या दिया आपका चला व्यवस्था, याद रखिएगा टाटोमेरिज्म, क्या बोले हम लोग टाटोमेरिज्म की बात करेंगे। और यहाँ पे टाटोमेरिज्म की बात करते हैं तो क्या क्या कीटोन से इनाल का जब फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं टाटोमेरिज्म बोलते हैं, गतिशील संतुलन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए फर्स्ट का सेकेंड, फर्स्ट का सेकेंड, सेकेंड का फोर्थ, सेकेंड का फोर्थ, ये गलत हो गया आपका। तो क्या होगा आपका यही आपका सेकेंड इज क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 100 क्वेश्चन की, किसकी बात करें हम लोग 100 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए 100 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपका है, निम्नलिखित में कौन सा क्रोमियम का ऑक्साइड उभयधर्मी होगा। तो उभयधर्मी का मतलब क्या होगा आपका, जो एसिड प्लस बेस दोनों की तरफ बिहेव करे उसे हम लोग क्या बोलते हैं उभयधर्मी होगा। तो यहाँ बताइए क्रोमियम का जो ऑक्साइड होता है ये बताओ क्या होता है उभयधर्मी होता है कि एसिडिक की बेसिक। तो याद रखिएगा कौन सा होता है आपका क्षारीय ऑक्साइड, क्या बोलेंगे हम लोग क्षारीय क्या होता है आपका ऑक्साइड होता है, ठीक है। अब बात करें Cr2O3 तो क्या होता है आपका उभयधर्मी, क्या होता है उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे क्या CrO3 क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड और क्रोमियम पेंटाऑक्साइड ये दोनों क्या होते हैं अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। कैसे होते हैं अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। तो आपसे क्या पूछा है उभयधर्मी, तो क्या होगा आपका सेकेंड Cr2O3 क्या होते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। और इस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ऑक्सीकरण अंक आप निकालेंगे तो बताइए इसका क्या होगा ऑक्सीकरण अंक बताइए। देखिए यहाँ पे निकालेंगे तो कितना आएगा प्लस का 3, 2 3 जा 6 डिवाइड बाई 2 प्लस का 3 इसका जाएगा प्लस का 2, यहाँ आएगा प्लस का 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। और आप जानते हैं CrO5 की बात करेंगे तो क्या होता है क्रोमियम पेंटाऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर होता है। और इसका क्या बोलते हैं बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर होता है। और इस क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है प्लस का 6। लेकिन आपसे क्या पूछा है उभयधर्मी ऑक्साइड, तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा होगा आपका क्या बोलेंगे Cr2O3 क्रोमियम डाइक्रोमियम ट्राई ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये रहे हमारे 76 100 क्वेश्चन जिसको हमने डिस्कस किया है। तो अगले टेस्ट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत नमस्कार।